हाय सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुल आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग कराया। ओआर के अंदर हमने अभी सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग करा। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो 30 मार्क्स सबके 100% कवर करा दूंगा मैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करें वो सभी स्टूडेंट जिनको सीएम फाइनल क्लास, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या पेड लिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इन वीडियो को जरूर शेयर करें। ये मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। और वीडियो शेयर करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन होगा, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे, बहुत सारे जने हमसे जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और जब फाइनल क्लियर होगा तो और भी अच्छा लगता है कि यार हमारे क्लासेस से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट्स वो क्लियर कर चुका अपना सीएम में, बहुत अच्छा लगता है। तो एक फील भी आता है हमें। तो कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो कमेंट करके हमें अप्रिशिएशन भी जरूर दीजिए। बस यही बात कहनी थी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड ऐसे ही पूरा 30 मार्क्स कवर करते हुए चलेंगे। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करें। हेडिंग डालता हूँ, देखेंगे जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक। जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। पूरा प्रैक्टिकल, नो थ्योरी। इसके अंदर हमें थ्योरी नहीं पढ़नी और फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर हमें है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ लिखते हैं। ये पहले कौन सा समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे पास 4 जॉब है। जॉब नंबर 1, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा, इसका मतलब लिखवाऊंगा और फिर सीधा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। क्योंकि हमारे पास इसके अंदर थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाना होता है। आप अपने स्टडी मैट पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास 4 जॉब्स हैं। हमारे पास कितनी जॉब है? 4 जॉब है, मतलब हमारे पास 4 काम है। अब हमें ये 4 काम करवाना है। किससे? वर्करों से। तो हमारे पास उसके लिए 4 वर्कर है। वर्कर नंबर 1, वर्कर नंबर 2, वर्कर नंबर 3 और वर्कर नंबर 4। 4 काम है जो 4 वर्करों से मुझे करवाना है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा काम मैं किस वर्कर को दूं। कौन सा काम मैं किस वर्कर को दूं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए। दोबारा सुना, क्या बोला मैंने? 4 वर्कर है, 4 वर्कर से 4 काम है, 4 जॉब है जो मुझे 4 वर्कर से कराना है। ठीक है, अब जॉब 1 कौन से वर्कर को देना चाहिए? क्या जॉब 1 वर्कर नंबर 1 को दूं, या वर्कर नंबर 2 को दूं, या 3 को दूं, या फिर 4 को दूं? अब मैं कौन सा काम किस वर्कर को दूं? या जॉब 2 में जॉब 2 वर्कर 1 को दूं, या 2 को दूं, या जॉब 2 3 को दूं, ऐसे ही 4 को दूं। सेम एज इट इज, जॉब 3 1 को दूं, 2 को दूं, 3 4, और सेम एज इट इज ये। ठीक, तो मैं कौन सा काम किस वर्कर को दूं दोस्तों? कौन सा काम किस वर्कर को दूं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए? तो कौन सा जॉब मैं किस वर्कर को दूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज। मैं क्या कर देखूंगा कि अगर जॉब 1 मैं वर्कर 1 को दूं तो वर्कर 1 कहता है मैं इसको 5 घंटे में करूंगा। अगर जॉब 2 मैं वर्कर जॉब 1 मैं वर्कर 2 को दूं, ये कह रहा है मैं यही काम 4 घंटे में कर दूंगा। सेम एज इट इज, अगर जॉब 1 मैं वर्कर 3 को दूं तो ये कह रहा है कि मैं ये काम 4.5 घंटे में करूंगा। और अगर मैं जॉब 1 वर्कर 4 को दूं तो ये कह रहा है कि मैं ये काम 3-3.5 घंटे में कर दूंगा। तो मुझे बताओ ये जॉब 1 किस वर्कर को देना चाहिए? सर हम कहेंगे ये जॉब 1 हम वर्कर 4 को देंगे जो इस काम को 3.5 घंटे में कर देगा।
तो दोस्तों यहां तो मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दिया कि सभी चीज का आवर दिया, पर हमेशा आवर से रेट नहीं देखते। अब मैंने कहा देखो, जॉब 1 कह रहा है कि मैं 3 साढ़े 3 घंटे में कर दूंगा पर पैसे लूंगा 500 रुपए। जॉब 1 वर्कर 3 कह रहा है कि भाई मैं जॉब 1 4.5 घंटे में लूंगा पर पैसे लूंगा 450 रुपए। ये कह रहा है वर्कर 2 मैं 4 घंटे में करूंगा पर पैसे लूंगा 400 रुपए। तो अमाउंट भी तो देखा जाएगा। तो एक एक्सपर्ट नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। पर मैं यहां पर समझाना चाहता हूं कि कौन सा काम किस वर्कर को देना मतलब असाइन करना। कौन सा काम, कौन सी जॉब किस वर्कर को एलोकेट करूं या असाइन करूं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट टेक्निक या जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक। क्या बोला मैंने? कौन सा जॉब किस वर्कर को दूं या कौन सा जॉब किस वर्कर को दूं। अब जरूरी नहीं है कि वर्कर ही हमारा एक दूसरा एक्सपर्ट हो, जॉब तो होगा पर वर्कर हमारा दूसरा एक्सपर्ट नहीं है। हो सकता है कि मशीन हमारा दूसरा एक्सपर्ट हो, कि कौन सी जॉब कौन सी मशीन में डालूं, भाई कौन सा काम किस मशीन से करवाऊं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए। मतलब कौन सा काम किस वर्कर से करवाऊं या फिर कौन सा काम किस मशीन से करवाऊं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए, इसको कहते हैं जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक। ठीक है, कौन सा जॉब किस वर्कर को दूं या किस मशीन से कराऊं। कौन सा जॉब किस वर्कर को दूं या किस मशीन से कराऊं, कराने को हम कहते हैं, काम के कराने को हम कहते हैं एलोकेशन या असाइनमेंट। जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए। हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज हुई, प्रॉब्लम ये अराइज हुई, क्वेश्चन हमारे पास ये हुआ है प्रॉब्लम। सबसे पहले पता है क्या होता है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जब भी कोई टेक्निक हम पढ़ते हैं ना दोस्तों, वो हमें कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। प्रॉब्लम क्या अराइज हुई, प्रॉब्लम क्या अराइज हुई, देखो प्रॉब्लम ये अराइज हुई। देखो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निक्स हमें बताती है हर एक डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हो सकता है कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम ये जॉब एलोकेशन सॉल्व ना कर पाए, है ना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दे। तो अलग अलग टेक्निक बनाई गई अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहां पर इस टेक्निक को इसलिए बनाया गया। प्रॉब्लम क्या आई थी वो सोचो। प्रॉब्लम ये आई थी कि कौन सा काम किस वर्कर से या किस मशीन में कराना चाहिए, कौन सा काम, कौन सा जॉब किस वर्कर या मशीन से कराना चाहिए, ये प्रॉब्लम थी। कराना चाहिए जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आए, जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आए। प्रॉब्लम यहां कंपनी को यह अराइज हुई कि भाई कौन सा काम किस वर्कर या किस मशीन में कराऊं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए, ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी। अब ये प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन जो दिया इस टेक्निक ने दिया। अब इसका जो सोल्यूशन ये बताएगा सोल्यूशन कि सर आप जॉब 1 वर्कर 3 से कराओ, और जॉब 2 वर्कर 2 से कराओ, जॉब 3 वर्कर 1 से कराओ, और जॉब 4 वर्कर 4 से कराओ। ये कौन बताएगा हमें, ये टेक्निक बताएगी। तो इसका सोल्यूशन दिया जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक ने। कह रहा है जी हम बताएंगे, हमारा तरीका फॉलो करो और पता लगाओ कि जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक लगाओ। इस टेक्निक लगाकर आपको पता चल जाएगा कौन सा काम किस वर्कर या किस मशीन में कराना चाहिए। तो अब समझ में आया ये टेक्निक हम क्यों पढ़ते हैं। इस टेक्निक को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि हमें यह पता चल जाता है कि हमें कौन सा काम किस वर्कर से कराना चाहिए या कौन सा काम
किस मशीन में कराना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आ जाए दोस्तों। इसलिए इसको कहा जाता है जॉब एलोकेट करना, जॉब को एलोकेट असाइन करना किसी को, जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक। क्लियर है या नहीं है? ऐसे तो नहीं मैं देखूंगा कि चलिए तू काम कर ले, उसका एक्सपीरियंस देखूंगा वो कितनी जल्दी काम कर लेता है, उसका रेट क्या है, लेबर रेट, मशीन में कितनी जल्दी काम हो जाएगा, तो सभी चीज ध्यान में रखते हुए ये बता देगा हमें जॉब एलोकेशन कि भाई आप इस जॉब एलोकेशन टेक्निक लगाओ और पता लगाओ कि कौन सा काम किस वर्कर को या किस मशीन में लगा करवाना चाहिए जिससे कॉस्ट कम से कम आ जाए दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? दैट द कॉल जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक, इसको हम जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये एग्जांपल लिखोगे आप? यस, ये एग्जांपल लिखेंगे। चलो, एग्जांपल लिखने के बाद अब हम इंग्लिश में लिखते हैं जो हमें एक्चुअल में मीनिंग लिखना है। ठीक है, ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया आपकी कौन सा आपकी कुछ समझाने के लिए कि यार कभी आप पढ़ो तो आपको समझ में आए एकदम ही कि भाई एक्चुअल में क्या है। अब इसी बात को इंग्लिश में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, दस द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम। काम को देना क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है। द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम, द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ द असाइनमेंट शुड बी डन। नहीं, ऐसे लिखो, क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड, should be made in order, किस तरीके से हम असाइनमेंट करें, in order that the total cost, in order that the total cost involved is minimized। असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम, असाइनमेंट करना, काम को सौंपना एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि काम को किस तरीके से सौंपे, किस वर्कर को कौन सा काम दे जिससे हमारी कॉस्ट जो लगेगी वो कम से कम होगी। क्या समझ में आया असाइनमेंट प्रॉब्लम का, असाइनमेंट टेक्निक का क्या है कॉन्सेप्ट? ठीक है सर, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लिखना द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम, the assignment is a problem because people passes varying people passes varying मतलब चेंज होना, varying एबिलिटीज, अलग अलग एबिलिटीज है, सभी पर्सन पे अलग अलग एबिलिटीज है, फॉर परफॉर्मिंग different job, and therefore the cost of performing job, the cost of performing job by different people are different। क्या मतलब हुआ, ध्यान देना, देखना। असाइनमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है, असाइनमेंट एक प्रॉब्लम है, असाइन करना, काम को सौंपना एक प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज पीपल पासिस वेरिंग एबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट जॉब। मान लो कोई काम है, अगर वो काम मुझे मिलता है तो मैं काम वो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी एबिलिटी उसको अच्छे से करने की नहीं है। अगर वही काम आपको मिले तो आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी है उस काम को करने की, जैसे आप वो काम करोगे तो आपसे कॉस्ट कम आएगी, अगर मैं वो काम करूंगा तो मेरे से कॉस्ट ज्यादा आएगी। हो सकता है कि दूसरा काम करने की जो सेकंड जॉब है उसको करने की मेरी एबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत अच्छे से कर सकता हूं, पर आपको अगर वो काम सौंपा जाए तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अलग अलग काम को देखते हुए अलग अलग पीपल्स की वेरिंग है, चेंज होती है एबिलिटी।
क्या पता कोई काम मैं बहुत अच्छे से कर दूं, आप ना कर पाओ, या क्या पता आप कोई काम बहुत अच्छे से कर दो, मैं ना कर पाऊं। तो यही बोला गया असाइनमेंट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पीपल पासिस वेरिंग एबिलिटी, पीपल के पास अलग अलग एबिलिटी है फॉर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट जॉब। बहुत 4 जॉब्स है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। जॉब 1 मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, जॉब 2 नहीं कर पाऊंगा, जॉब 3 बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, जॉब 4 नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी एबिलिटी को काम करने की है जॉब 3 के अंदर। सेम एज इट इज आप में कह रहे हो कि जॉब 1 को छोड़कर मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा, जॉब 1 में मेरी काफी अच्छी एबिलिटी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो देखो अलग अलग काम, अब सोचो जॉब 1 की जो सबसे अच्छा काम जॉब 1 का कर सकता है तो आप कर सकते हो। तो अगर वो काम मुझे दे दिया जाए तो मैं कॉस्ट ज्यादा बढ़ा दूंगा, जबकि आप कॉस्ट आपसे करवाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, है ना। तो यही तो देखना है कि कहां पर कौन सा काम किस वर्कर को किस मशीन में लगाया जाए, किस वर्कर को असाइन करा जाए, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम से कम हो जाए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी लगाते हैं। तो असाइनमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पीपल क्या करते हैं, पीपल पासिस वेरिंग एबिलिटी फॉर अ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट जॉब। पीपल को अगर देखेंगे तो पर्सन को अगर देखेंगे तो एबिलिटी क्या होती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द जॉब। ये जॉब शायद मैं कर पाऊं अच्छे से, या शायद मैं ना कर पाऊं, ये जॉब मैं कर पाऊं, ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जॉब अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये अलग अलग जॉब पे अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग वेरी करता है, चेंज करता है परफॉर्मिंग करने में उसको। एंड therefore the cost of performing the job by different people are different। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक काम को मैं करूंगा तो क्या पता कॉस्ट कम आए, आप करोगे तो क्या पता ज्यादा आए, या एक काम को आप करोगे तो कॉस्ट बहुत कम आ जाए, मैं करूंगा तो ज्यादा आ जाए। तो अलग अलग पीपल जब अलग अलग जॉब को करते हैं तो अलग अलग कॉस्ट भी आती है। तो हमें वो एक सोल्यूशन ढूंढना है जो ऐसा काम करवाए उस पर्सन से जिससे कॉस्ट सबसे कम आ जाए, तभी हम लगाते हैं असाइनमेंट, जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। दोस्तों थर्ड पॉइंट में लिखेंगे असाइनमेंट असाइनमेंट इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैं ये चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट को बोला गया एक तरीके की लीनियर प्रोग्रामिंग स्पेशल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप वाइडर टर्म कह सकते हो, असाइनमेंट उसका एक पार्ट कह सकते हो। तो असाइनमेंट इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हो उस बेस पर, ठीक है, एक तरीके का। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, जब मैं लीनियर प्रोग्रामिंग आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां इसका मीनिंग डिटेल में समझाऊंगा। अभी मुझे असाइनमेंट के बारे में फोकस करने दीजिए, ठीक है। अभी के लिए बस समझिए असाइनमेंट एक तरीके की स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। असल ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के अंदर डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में मतलब घुस घुस कर सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी सिचुएशन, देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर द असाइनमेंट, असाइन मतलब काम को सौंपना, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, काम को सौंपना। हिंदी में लिख लो कहीं पर, असाइनमेंट इज इक्वल टू काम को सौंपना, ठीक। वेयर द असाइनमेंट ऑफ पीपल और मशीन, वेयर द असाइनमेंट ऑफ पीपल और मशीन एक्सेट्रा, और बहुत किसी का असाइनमेंट हो सकता है जैसे हमें क्वेश्चन बताएगा, एक्सेट्रा मे बी कॉल्ड, मे बी कॉल्ड, मे बी कॉल्ड फॉर। तो ये लाइन हमें बताती है कि असाइनमेंट के अंदर मेनली हम पीपल का असाइनमेंट करते हैं, जॉब को पीपल में असाइन करते हैं या मशीन पे असाइन करते हैं। तो यही होता है एक तरीके का असाइनमेंट। तो ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि भाई मीनिंग लिखो तो आप ये 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है जी, ये हो गया आपका मीनिंग। और अगर आपको कौन सा समझना है तो ये जरूर लिखेंगे, जॉब ये है तरीके का कॉन्सेप्ट। आओ सर, तो असाइनमेंट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। अगर मैं असाइनमेंट करना चाहूं पीपल्स में, अपने काम को अपने पीपल में या मशीन्स के अंदर, तो मेरे को क्या क्या मेथड है, क्या क्या मेथड मैं फॉलो कर सकता हूं एक असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लिखेंगे देयर आर 4 मेथड, देयर आर 4 मेथड, देयर आर 4 मेथड, देयर आर 4 मेथड of solving, there are 4 methods of solving an assignment problem।
There are 4 methods of solving assignment problem, and they are कुछ इस तरीके से वो है। पहला, कंप्लीट enumeration method, कंप्लीट enumeration method। दूसरा, सिंपलेक्स मेथड, दूसरा हमारा है सिंपलेक्स मेथड। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। और फोर्थ हमारे पास है हंगरियन मेथड, हंगरियन मेथड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारे पास जो हमें जो मेथड पढ़ना है, हमारी जो स्टडी मैट में मेथड जो मेरे को बोल रखा है पढ़ाने के लिए, वो ये है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दिस स्टडी नोट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दिस चैप्टर, है ना। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दिस चैप्टर, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दिस चैप्टर। हमारे चैप्टर के अंदर कौन सा मेथड हर क्वेश्चन पे लगाया जाएगा, वह है हंगरियन मेथड। हमारे सिलेबस के अंदर ये है। सर क्या ट्रांसपोर्टेशन मेथड नहीं पढ़ना हमें? क्या सिंपलेक्स मेथड नहीं पढ़ना? पढ़ना है दोस्तों, ये भी पढ़ना है, पर ये डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर पढ़ना है। ये बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर इसको पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हंगरियन मेथड पढ़ना है, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर चैप्टर्स आएंगे ना, तब मैं वहां पर आपको डिफरेंट मेथड, ये मेथड भी समझाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर सीख लेंगे, ठीक है। ऐसे सिंपलेक्स मेथड भी सीखेंगे दूसरे चैप्टर्स के अंदर। कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, बाकी ये है नहीं वाला मेथड, बाकी मेरे हिसाब से ना ये मेथड है नहीं सिलेबस के अंदर, नॉट इन सिलेबस। पर अगर आएगा तो आई विल, मैं जरूर आपको इस चीज के बारे में कराऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी ये सिलेबस के अंदर नहीं है, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। जब मास्टर डिग्री में ऑपरेशन रिसर्च करके एक सब्जेक्ट आता है, वहां भी पढ़ाया जाता है, अलग अलग सिलेबस के अंदर भी डिस्कस करा जाता है, पर हमारे सिलेबस के अंदर अभी है नहीं है, ठीक है। तो अगर ये होगा, इसका एक क्वेश्चन मुझे दिखा तो जरूर इस मेथड को जरूर कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। एक क्वेश्चन भी अगर इस मेथड से आया ना, आई विल टेल यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? पर अभी जो हमें फोकस करना है, ये नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में देखेंगे सिंपलेक्स मेथड, और ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड दूसरे मेथड में देखेंगे, दूसरे प्रॉब्लम मतलब दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। ये दोनों है सिलेबस के अंदर, दूसरे चैप्टर्स के अंदर है, ठीक है। इधर चैप्टर के अंदर असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर क्या पढ़ना है? हंगरियन मेथड पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी इस तरीके का शक होता है मेरे पर, तो स्टडी मैट जरूर देखिए एक बार, और वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि मैं एज पर आपको स्टडी मैट ही करा रहा हूं, गलत नहीं करा रहा, ठीक। तो आओ सर, हेडिंग डालते हैं, हंगरियन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करा जाएगा। हंगरियन मेथड। अब हंगरियन मेथड के अंदर हमें कुछ स्टेप्स लिखवा रखे हैं, हंगरियन मेथड के अंदर हमारे को कुछ स्टेप्स लिखवा रखे हैं, ठीक है। अब वो स्टेप्स का कोई काम यूज होता नहीं है भाई, पर फिर भी क्योंकि स्टडी मैट में है, तो हम एक बार जरूर वो स्टेप फॉलो करते हैं। क्या क्या है वो स्टेप? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको बनाना है रो ऑपरेशन। स्टेप नंबर 2 में, एक मिनट पहले मैं लिख दूं, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और लास्ट में स्टेप 6। तो 6 स्टेप को हम फॉलो करते हुए हंगरियन मेथड से पता लगाएंगे कि कौन सा काम किस वर्कर या किस मशीन से कराना चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट एकदम मिनिमाइज हो जाए। स्टेप 1 में हम रो ऑपरेशन करेंगे। स्टेप 1 में हम रो ऑपरेशन में क्या करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन आन दो, पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। स्टेप 2 में हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं। रो ऑपरेशन करते हैं स्टेप 1 में, स्टेप 2 में कॉलम ऑपरेशन करते हैं।
स्टेप 3 में करते हैं ऑप्टिमलिटी करते हैं, ऑप्टिमम ऑपरेशन करते हैं। इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना होता है इसके अंदर। चौथे में हम करता है इम्प्रूव मैट्रिक्स। क्या बनाना होता है? इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना होता है। पांचवे में हमें करना है रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4। रिपीट करते जाओ जब तक अनटिल एन ऑप्टिमम सोल्यूशन ना मिल जाए, जब तक एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ना ऑब्टेन हो जाए तब तक रिपीट करते जाओ। बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल चैप्टर कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर बहुत सिंपल चैप्टर है। स्टेप 4 में क्या करना है दोस्तों? स्टेप 6 में करना है गिव द ऑप्टिमल सोल्यूशन, और फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन दे दो, गिव द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं हंगेरियन मेथड में। पहले हम रो ऑपरेशन करेंगे, फिर कॉलम, फिर ऑप्टिमल, फिर इंप्रूव मैट्रिक्स, फिर रिपीट कर देंगे स्टेप 3 स्टेप 4 जब तक एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए। जैसे आ जाएगा फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देंगे स्टेप 6। नहीं समझ में आया ना स्टेप? सर आना भी नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने लायक। समझाने लायक कब होता है? जब हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, नई तरीके से स्टार्ट करते हैं। आओ मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से हम एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन में आप ना तो लिखना है ना कुछ करना है, सिर्फ सामने देखना है। जब मैं कहूंगा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा, वीडियो आपके पास ही है। ठीक है दोस्तों, चलो आइए सर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन से जो अब मैंने स्टेप्स लिखवाए थे ना, वो स्टेप आपको सारे समझ में आएंगे और हिंदी में भी लिख दूंगा, जिससे आप आराम से इजीली फ्यूचर में आप कभी पढ़ो तो आराम से इजीली इसको कर पाओ। इलस्ट्रेशन 1 हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कितनी इलस्ट्रेशन है? जो इलस्ट्रेशन 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये मुझे यहां से कुछ चेंजमेंट लग रहा है, बाकी बाद में देखेंगे। 8 तक इलस्ट्रेशन तो ये चेंज है, छठे, हाँ यहाँ से चेंज है इलस्ट्रेशन ना। हमारे पास 5 है क्योंकि 6 से हमने डिफरेंट आ गया है, ये कुछ अलग है, अलग चैप्टर का है ये, सॉरी ये अलग चैप्टर का, इसको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हमारी 5 इलस्ट्रेशन है असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर। फिर स्कैनर पे चलेंगे, है ना। 5 जो हमारे स्टडी मैट में क्वेश्चन दे रखे वो तो करेंगे, फिर स्कैनर पे चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहली बार देख रहा है को नहीं पता कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे भाई, जो याली होती है ना, याली टर्म, ये जो टर्म होती है ना दोस्त, ये वाली, ये होता है रो। हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं दोस्त? रो कहते हैं। और जो वर्टिकल होती है ना, वर्टिकल, ऐसे तो आएगा नहीं, ये देखो, ऐसे देखो, ये क्या हो गई? अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये हमारी होती है रो। क्या होती है ये? रो। इनको हम रो कहते हैं। नहीं पता तो बता दे रहा हूं, बाकी बहुत स्टूडेंट को पता भी होता है और बहुतों को नहीं भी पता होता, एक बार देख लीजिए। और जब हम ऐसे देखते हैं तो ये होता है हमारा कॉलम। जब हम ऐसे देखते हैं तो हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। ये कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, ऐसे होगी तो रो होगा, ऐसे होगी तो कॉलम होगी। तो मुझे बताओ, इसको ध्यान मत देना, ये नहीं, ये क्या दर्शा रहा है कि मैन, एक मैन है, 2 मैन है, 3 मैन है, 4 मैन है, 5 मैन है और 6 मैन है। तो हमारी फर्म के अंदर 6 मैन है। ये क्या बता रहा है कि 1 जॉब है, 2 जॉब है, 3 जॉब है, 4 जॉब है, 5 जॉब है और 6 जॉब है। 6 मैन है और 6 जॉब है, 6 मैन है और 6 जॉब है। तो हमारे पास ये देखो कितनी रो और कितनी कॉलम है। तो सर ये होते हैं रो। रो क्या होते हैं? ये होंगे भाई 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6, 6 रो है। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है। तो ये समझ में आया रो और कॉलम क्या होता है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। ये हो गए तो रो। तो यहां पर चल गया, जो ऊपर के देख है ये रो और कॉलम नहीं डिटेक्ट करते, ये डिटेक्ट कर रहा है। ये आपका, इसको हम कह सकते हैं कि ये जॉब 1 है, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 को डिनोट कर रहा है। ये मैन 1, 2, 3, 4 को। तो इधर 6 है, इधर 6 है, देखो नाम बीच में चंबर चेंज। अब इसको हटा रहा हूं, समझा दिया मैंने कि रो और कॉलम क्या होता है। तो अगर मैं कहूं रो ऑपरेशन करो तो रो पे ध्यान देना है, कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम पे ध्यान देना है। पहले समझो ये क्या है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6।
ये क्या है, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4 और मैन 5 और मैन 6, और ये इनका क्या है, डाटा क्या है आप पढ़ते हैं। देखो 6 मैन आर अवेलेबल फॉर अ डिफरेंट जॉब, 6 मैन अवेलेबल है डिफरेंट जॉब्स के लिए। कितनी जॉब है हमारे पास, 6 जॉब है और 6 मैन है। अब हमें कौन सी जॉब किस वाले मैन से करवाए जिससे हमारी कॉस्ट कम आ जाए, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा, असाइनमेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी। कहता है फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड द टाइम इन आवर इज टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन फॉर अ डिफरेंट जॉब आर गिवन बिलो। कहता है पास्ट रिकॉर्ड से देखा गया है कि अगर मैन 1, ध्यान देना, अगर मैन 1 जॉब 1 करता है तो वो 2 घंटे लगाएगा। समझ, पढ़ने का तरीका समझ रहे हो। मैन 1 अगर जॉब 1 करेगा तो 2 घंटे लगाएगा। मैन 1 अगर जॉब 2 करेगा तो 9 घंटे लगाता है, ये हावर्स में दे रखा टाइम। मैन 1 जॉब 3 करेगा तो 2 घंटे लगाएगा। मैन 1 अगर जॉब 4 करेगा तो 7 घंटे लगाएगा। मैन 1 जॉब 5 करेगा तो 9 घंटे लगाएगा। मैन 1 जॉब 6 करेगा तो 1 घंटा लगाएगा। सेम एज इट इज मैन 2 जॉब 1 करेगा तो 6 घंटे। मैन 3 जॉब 1 करेगा तो 4 घंटे। मैन 4 चौथा पर्सन अगर जॉब 1 को करता है तो 4 घंटे लगा देगा उस काम को करने के लिए। पांचवा पर्सन अगर जॉब 1 को करता है तो 5 घंटे लगा देगा, और एज इट इज पढ़ना है। देखिए पांचवा पर्सन अगर जॉब 6 को करना चाहता है, फिफ्थ पर्सन अगर जॉब 6 को करना चाहता है तो जहां पर ही मिलता है ये 1 घंटा लगाएगा। मैन 6 अगर जॉब 4 करना चाहता है तो कितने घंटे लगाएगा, तो मैन 6 जॉब 4 को 13 घंटे में करेगा कंप्लीट। ये है इनका टाइम कि 6 मैन अगर 6 की 6 जॉब को करे तो कितना कितना टाइम वो लगाएंगे। दैट्स कॉल्ड पास्ट रिकॉर्ड। ये हमें पास्ट रिकॉर्ड से पता चला। तो हमें आवर्स में दे रखा है कि अगर एक मैन ये पर्टिकुलर जॉब करता है तो उसमें उसको कितना टाइम लग सकता है, उसमें उसको कितना टाइम लग सकता है। दोस्तों यहां समझ में आया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पेपर में कैसे पता चलेगा कि भाई असाइनमेंट टेक्निक है, तो क्वेश्चन में आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, कहेगा फाइंड आउट द एलोकेशन। एलोकेशन मतलब कौन सा काम किसको दे, सौंपे, फॉर ऑफ अ मैन टू अ डिफरेंट जॉब विच लीड, जो हमें बताएगा मिनिमम ऑपरेशन टाइम, जिसमें कम से कम हमें टाइम लगे। अब इधर कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, इधर क्या बात कर रहा है कि कौन सा काम किसको दे, कौन सी जॉब किस मैन को दे जिससे हमारा टाइम जो हो कम से कम लगे। टाइम कह सकता है, कॉस्ट कह सकता है, और कभी बात कर रहा है सेल की, तो हम सेल कम से कम करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे सेल को, सर सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। कई बात करेगा रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कम से कम, सर ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। ठीक है, पर अभी नहीं, अभी सिर्फ मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। मिनिमाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट आ सकता है, टाइम आ सकता है ना आपके पास, कॉस्ट कम से कम करो या टाइम कम से कम करे। ठीक, तो वो तो अब करा कैसे जाएगा। सबसे पहले मैं रो ऑपरेशन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्त, रो ऑपरेशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, सर रो ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा रो ऑपरेशन। ठीक, रो ऑपरेशन करेंगे। अब रो ऑपरेशन क्या करेंगे, मैं पूरी क्लास में, आज की क्लास में एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, ये वाला बस, टाइम लग जाएगा बहुत। ये क्वेश्चन कराऊंगा, आगे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक, करना सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको एक क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा कि नहीं ये क्वेश्चन मैं अपने आप कर लो, करना है तो नहीं, सारे मैं कराऊंगा, 5 के 5, और स्कैनर भी कराऊंगा। बट पहले आज की क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन से खत्म करके क्लास को खत्म करेंगे, बाकी अपने से ट्राई करेंगे। अभी कुछ मत लिखना, मैं आपको कह रहा हूँ कुछ मत लिखिएगा, मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ लिखना है मुझे यहाँ पर। रो ऑपरेशन सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। यहाँ क्या थे, मैन, तो मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5 और मैन 6, ये हमारे हो गए मैन। अब हम बात कर लेते हैं जॉब की। जॉब भी हमारे पास कितनी, 6, तो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6, 6 जॉब है, 6 मैन है और 6 जॉब है। ठीक है, थोड़ा खुला लिख दिया मैंने। अब करेंगे, अगर मैन 1 जॉब 1 में कितने घंटे लगाता है वो देखना है आपको, है ना। हमने कहा इतने घंटे लगाता है। ठीक है, पहले रुक जाओ, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि, चलो वहीं कर देते हैं। रो ऑपरेशन करना है, तो रो ऑपरेशन में करेंगे क्या, देख कैसे करेंगे रो ऑपरेशन, ध्यान देना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हर रो में, जब हम रो ऑपरेशन करते हैं तो हम रो को देखते हैं, और जब हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो कॉलम को देखते हैं। अभी हम रो को देखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे देखना है हमें। ठीक है, हमें कैसे देखना है, ऐसे देखना है।
सबसे पहला स्टेप में रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम देखेंगे हर एक रो में सबसे मिनिमम क्या है। देखो इस रो में, इस वाली रो में बताओ क्या मिनिमम, इस वाली रो में बताओ सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, 1 है ना। इस वाली रो में कितना सबसे मिनिमम टाइम है, 1। सेकंड रो में बताओ सबसे मिनिमम टाइम कितना है, 6 8 7 6 14 1, एक इधर भी है ना सेकंड में। थर्ड वाली रो में बताओ सबसे मिनिमम टाइम कितना है सर, 1। फोर्थ वाली रो में बताओ सबसे मिनिमम टाइम कितना है सर, इसमें भी 1 है। फिफ्थ वाली रो में इसमें भी 1 मिनिमम टाइम है, और सिक्स वाली रो में इसमें भी 1 मिनिमम टाइम है। तो सबसे पहला हमारा ये है कि पहले आप ये देखो हर रो में सबसे मिनिमम टाइम क्या है। हमने कहा 1 1 1 है, सबको ध्यान में रखते हुए। अब जो मिनिमम टाइम आया उसको हर एक रो के एलिमेंट से डिडक्ट करो, माइनस करो। रो 1 में सबसे मिनिमम टाइम क्या आया था, 1 आया था, और हर एक रो का एलिमेंट कितना है, ये है। रो 1 का एलिमेंट कितना है, ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, रो ऑपरेशन में पहले सबसे मिनिमम टाइम ढूंढेंगे और उस मिनिमम टाइम को उस रो के एलिमेंट से माइनस करेंगे। 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। अब लिखेंगे यहां पर। फिर 9 - 1 क्या आ जाएगा सर, 9 - 1 आ जाएगा 8। अब लिखेंगे ऐसे, ठीक। समझ में आया कैसे करना है। 2 - 1 1 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, ये आ जाएगा 1 है ना, ये आएगा 6, ये आएगा 8 और ये आएगा 0। 1 6 8 0, 1 6 8 0, 1 1 माइनस कर दिया। क्या करना है सबसे पहले बताओ। सबसे पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ आप में समझेंगे, क्योंकि जब आप पहली बार इसको दूसरी बार करोगे ना रिवीजन, तो आपको ये हिंदी में पढ़कर समझ में आएगा सबसे पहले रो ऑपरेशन में करते क्या है। सबसे पहले हर रो में मिनिमम टाइम देखो या वैल्यू बोल लो, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अलग अलग केस में वैल्यू भी आ सकती है, इसमें टाइम आया तो वैल्यू भी आ सकती है। मिनिमम वैल्यू देखो, और जो मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, रो में हर रो में मिनिमम क्या है। मिनिमम देखने के बाद जो मिनिमम टाइम बोल लो या अलग क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम टाइम या वैल्यू होगी, उसको उस रो के सारे एलिमेंट से माइनस कर दो। उस रो के सारे एलिमेंट से माइनस कर दो। उस रो के सारे एलिमेंट से क्या कर दो, माइनस कर दो। और कैसे माइनस करेंगे, पहले एलिमेंट आएगा और फिर जाकर आएगा मिनिमम वैल्यू। कैसे माइनस करेंगे, पहले एलिमेंट लिखा जाएगा फिर मैंने, मतलब 2 - 1 होगा, 1 - 2 नहीं होगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद सेम एज इट इज, 6 में से 1 गए 5 आ जाएगा सब, क्योंकि सारी मिनिमम एक ही है तो मैं एक एक माइनस कर देता हूं सब में से। तो 5 7 6 5, 5 7 6 5 13 और 0, क्योंकि यहाँ 14 था और ये 0 हो गया। अगर एक भी गलत हो गया ना दोस्त, अगर एक भी गलती कर दी ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान देखना। तो आराम से करना इसको, ऐसे कर लू ऐसे। तो ये हो गया 3 3 4 8, 3 3 4 8, तो 3 3 4 8, ठीक है। बात तो एक है, सब में एक ही तो माइनस करना है, क्योंकि सबके लिए मिनिमम क्या है, एक है। इधर 5 1 2 7, 5 1 2 7, इधर 4 6 4 6 8 11, ठीक है। 4 6 8 11, इधर 2 2 4 12, 2 2 4 12 आ गया, 2 2 4 12, इधर 7 9 11 8, 7 9 11 8, और ये 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 गए 0 बचेगा। ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू को देखो और हर मिनिमम वैल्यू को रो के सारे एलिमेंट से माइनस करते हुए चलो, वो हो जाएगा, तब हमारा रो ऑपरेशन कंप्लीट होगा। अब समझ में आया ना कैसे करना है रो ऑपरेशन, ठीक है सर। स्टेप 1 रो ऑपरेशन का हो चुका है। अब चलते हैं कॉलम ऑपरेशन में। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन। अब हम ना कॉलम ऑपरेशन करते टाइम मैं एक एक चीज हिंदी में जानबूझकर लिख रहा हूँ, कॉलम ऑपरेशन, कि आपको ना क्या होता है, जब हम पढ़ते थे ना तो सर इसको ना ओरली करा देते थे। मतलब हमने जिससे पढ़ा, जिस टीचर से हमने पढ़ा पहले,
उन समय क्या करते थे, सर इसको ना ओरली पढ़ा देते थे। तो ओरली पढ़ा देते थे, तो जब हम रिवीजन करते थे ना, तो रिवीजन करते थे हम भूल जाते थे कि किस क्या स्टेप है, फिर हमें क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता था, बहुत टाइम लग जाता था। इसलिए क्या होता था, फिर बाद में मैंने क्या करा कि जैसे कोई पढ़ाता था, मैं उसको हिंदी में लिख लेता था कि भाई इस रो में ऐसा होगा, इस रो में ऐसा, उससे मुझे बहुत बहुत हेल्प मिलती थी। आपको पता है, अगर आप लिखोगे ना, आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। एक ही क्वेश्चन में लिखना है बस, हर क्वेश्चन में नहीं लिखना, एक क्वेश्चन में, पेपर में इसको इंग्लिश में लिखना है कि भाई सबसे पहले फर्स्टली हमने क्या करा, रो में से मिनिमम ढूंढा और उसको हर एलिमेंट से माइनस करा। ये लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वैसे लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। कॉलम ऑपरेशन में, कॉलम ऑपरेशन में क्या करेंगे, सेम जैसे रो ऑपरेशन में करा था ना, वैसे ही कॉलम में करेंगे। कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू देखेंगे, कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू देखेंगे और उस मिनिमम वैल्यू को कॉलम के हर एलिमेंट से माइनस करेंगे। बट इस वाले कॉलम ऑपरेशन करते टाइम हमें रो ऑपरेशन में डाटा देखना है। हमें रो ऑपरेशन करते टाइम मैंने क्या देखा था, ये वाला डाटा लिया था। अब कॉलम ऑपरेशन करते टाइम हम रो ऑपरेशन वाला डाटा लेंगे। पहले मैं लिख देता हूं, कॉलम ऑपरेशन करते टाइम, कॉलम ऑपरेशन करते टाइम हम रो ऑपरेशन वाला डाटा लेंगे, रो ऑपरेशन वाला डाटा लेंगे। मतलब हमें जो कैलकुलेशन जो मैं बताऊंगा स्टेप, वो किस में करने हैं, रो ऑपरेशन में करने हैं। सबसे पहले मिनिमम देखो कॉलम वाइज, सबसे पहले मिनिमम देखो कॉलम वाइज, सबसे पहले मिनिमम देखो कॉलम वाइज, और उस मिनिमम वैल्यू को, और उस मिनिमम वैल्यू को, और उस मिनिमम वैल्यू को कॉलम के हर एलिमेंट से माइनस करो। एलिमेंट से माइनस करो और तब कंप्लीट होगा आपका क्या, कॉलम ऑपरेशन। कैसे करेंगे, कॉलम एलिमेंट्स, कॉलम के एलिमेंट होंगे और माइनस मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू, ऐसे माइनस करेंगे। ऐसे नहीं कि मिनिमम पर रख दिया और कॉलम वाले एलिमेंट पीछे लगा। ये भी बता रहा हूं कि बाद में स्टूडेंट ये भूल जाता है कि अच्छा इसमें सबसे मिनिमम क्या है, बताना जरा। इस वाले में सबसे मिनिमम क्या है, 1 है। इस वाले में सबसे मिनिमम क्या है, 1 है। इस वाले में सबसे मिनिमम क्या है, 1 है। इस वाले में सबसे मिनिमम क्या है, 2 है। इस वाले में सबसे मिनिमम क्या है दोस्तों, 7 है। इस वाले में ये 9 था शायद, है ना। और इस वाले में सबसे मिनिमम क्या है, 0। तो स्टूडेंट क्या करता है, 1 में से 1 माइनस करता है, 1 में से 5 माइनस करता है। माइनस में नहीं आना चाहिए कभी भी, ठीक है, टाइम कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। इसलिए 1 आगे रखेंगे, 1 माइनस, 5 माइनस 1, 3 माइनस 1, ऐसे करना है। आओ सर कॉलम ऑपरेशन बनाएंगे जल्दी से। वही सेम प्रोसीजर, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5 और मशीन 6। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 और जॉब 6, ठीक है। ऐसे ही बनाना है आपको, फॉर्मेट कोई अच्छा स्केल का यूज मत करेगा, बड़े हुए आप। 1 में से 1 गए 0, तो ये आएगा 0, 4, 2, 2, इतना लिख देते हैं, 0, 4, 2 और 2, ठीक है। पहले ऊपर के 4 लिख देते हैं। ये हो गया आपके पास, ये कितना हो गया, ये हो गया 7, 6, एक ही तो माइनस करना है, 7, 6, 7, 6, 4, 0, 7, 6, 4, 0। पहले ऊपर के 4 कर रहा हूं, फिर आगे कर लेंगे। इधर ही 1 माइनस करेंगे, 0, 5, 3, 0, 5, 3, 5, 0, 5, 3, 5। 2 माइनस करने, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4, 3, 0, 0, है ना। 2 माइनस करने के बाद 4, 3, 0, 0। और पेपर में थोड़ा ना इस तरीके से खुला करके आना, ठीक है दीजिए, ठीक है भाई। पेपर में इस तरीके से खुला खुला करके आना, कृपया करके, ऐसे मत करना। ये थोड़ा बीचा बीचा कर दिया मैंने, इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ना थोड़ा खुला खुला लगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें। 7 माइनस करेंगे तो भैया 8 में से 7 गए, 1 बच जाएगा। यहां पर आपके पास
13 में से 7 गए, कितना बच गया जी? 6 बच गया। और क्या आपके पास? 7 में 7 गए 0 और 9 में 7 गए 2, 0 और 2, ये कितना आएंगे? 0 0 0, तो 0 0 0 ही है। 2 3 4, आ जाओ नीचे के 2 भी कर लेते हैं। इधर 1 माइनस करना था तो 3 और 7, 3 7, 3 7 के बाद यहाँ पर 1 और 6, 6। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 7 और 10, 7 और 10। इधर 2 माइनस करेंगे, इधर 2 माइनस करेंगे तो 2 और 10 है ना, 2 और 10। ये अपने आप भी अभी मत लिखनी है आप, इधर 7 माइनस करना है, 7 8 9 10 11, मतलब 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1, ये हो गया 0 और 0। ये हमारा खत्म हुआ कॉलम ऑपरेशन। समझ में आया? मैंने ये लिख भी दिया हिंदी के अंदर आपको। कॉलम ऑपरेशन करते टाइम हम रो ऑपरेशन वाला डाटा देख लेंगे या देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉलम वाइज मिनिमम देखेंगे और उस मिनिमम कर कॉलम के एलिमेंट से माइनस कर देंगे, तब हमारा कंप्लीट होगा कॉलम ऑपरेशन। अब इसके आगे क्या है? अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ऑप्टिमलिटी है। ऑप्टिमलिटी क्या है? ऑप्टिमलिटी। सर इस स्टेप में क्या करेंगे? ये अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। देखना, सबसे पहले ये जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई और बहन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पूरा कॉलम ऑपरेशन, पूरा कॉलम ऑपरेशन एज इट इज कॉपी कर देंगे। एज इट इज कॉपी कर देंगे, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं करना, करना है सबसे पहले आप कॉलम ऑपरेशन जो आपका था ना पूरा कॉपी कर दो एज इट इज। अभी लिखना मत, लिखना मत, कृपया करके लिखिए मत। मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ काफी, मुझे कुछ बहुत कुछ लिखना है इसके अंदर। ठीक है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। सर सबसे ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन में लगता है, पहले क्वेश्चन में मुझे। इसके बाद वो सारी चीजें मुझे दोबारा लिखवानी नहीं पड़ेगी, या सारी चीजें दोबारा लिखवानी नहीं पड़ेगी, और उसके बाद फास्ट तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, मशीन 5, मशीन 6, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 और जॉब 6। कॉपी कर दो पूरा का पूरा एज इट इज। 0 4 2 2 3 7, 0 4 2 2 3 7, 7 6 4 0 1 6, 7 6 4 0 1 6, 0 5 3 5 7 10, 0 5 3 5 7 10, 4 3 0 0 2 10, 4 3 0 0 2 और 10, 1 6 0 2 4 1, 1 6 0 2 4 1, 1 6 0 2 4 1, और ये सारे 0 0 है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा ऑप्टिमल ऑपरेशन करने में? सबसे पहला काम होगा कि पूरा कॉलम ऑपरेशन एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक, करने के बाद हमारा जो मेन मोटिव होता है ऑपरेशन में, ऑप्टिमल ऑपरेशन में, इसके बाद सभी जीरो को कट करेंगे, एक लाइन के साथ। सभी जीरो को कट करेंगे एक लाइन के साथ। ठीक है, अब जीरो कट करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है दोस्तों? जीरो को कट करना, मतलब जो जो जीरो है सभी को कट कर देंगे। अब जीरो कट करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जीरो कट करने का आप कैसे भी कर सकते हैं जीरो।
जहां पर आपको मैक्सिमम जीरो दिखे वहां काट दो लाइन एक, जैसे कि ये लाइन में आपको मैक्सिमम जीरो दिख रहे तो आप एक ऐसे करके लाइन खींच दोगे, तो इससे कोशिश करना है कि कम से कम लाइन में जीरो कट हो जाए। क्या करेंगे, इसके बाद सभी जीरो को कट करेंगे एक लाइन के साथ, और कोशिश करेंगे, पूरा लिख रहा हूं, कोशिश करेंगे कम से कम लाइन में, कम से कम लाइन में सभी जीरो कट हो जाए। कम से कम लाइन में सभी जीरो कट हो जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जितनी मन चाहे उतनी लाइन बना दी। सबसे पहले लाइन कभी कॉलम और रो ऑपरेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बताओ कितने कॉलम कितने रो है, 6 कॉलम और 6 रो, तो 6 से ज्यादा नहीं हो, 6 से कम होगी चलेगा, पर 6 से ज्यादा नहीं होती, 6 एग्जैक्ट चाहिए हमें। अब यहाँ ध्यान देना, मैं ये जीरो है तो मैं ऐसे करके लाइन खींच दूंगा, या मैं ऐसे करके लाइन खींच दूं। अब सोचना मेरी बात, अगर मैं लाइन ऐसे खींचूंगा, ऐसे कट करके ये जीरो को डिडक्ट करे, कट करना मतलब एक लाइन खींचनी है और जीरो कट करना है, ठीक। अगर मैं ये जीरो को ऐसे काटूंगा तो मेरा एक जीरो जाएगा, पर अगर मैं ये लाइन ऐसे ना बनाकर ऐसे काट दूं तो मेरे 3 जीरो चले जाएंगे एक ही लाइन से, तो एक लाइन से 3 जीरो कट गए। तो बेनिफिट क्या है, कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो काटना। क्या बेनिफिट है, क्या करना है मेन, कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कट करना। अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो एक जीरो कट होगा, फिर मुझे इसके लिए अलग लाइन खींचनी पड़ेगी और इसके लिए अलग लाइन खींचनी पड़ेगी। तो कोशिश करूंगा कि 3 लाइन ना खींचकर एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचकर 3 जीरो को उड़ा दूं, है ना। पर ये कब तक सोचोगे आप, कब तक सोचोगे। तो इसलिए ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखना कि हर रो ऑपरेशन स्टार्ट करके ये देखो कि किस रो में सिंगल जीरो है, ठीक। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप अपने मन से भी आप लाइन खींच सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं होगा। पर जब स्टूडेंट अपने मन से लाइन खींचते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो 6 से ज्यादा पहुंच जाते हैं। 6 से ज्यादा मतलब रो, जितनी रो और जितने कॉलम है उससे एक्सीड कर जाती है लाइन उनकी, इसलिए वो गलत कर जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरे बताए हुए तरीके से करो, कभी एक्सीड नहीं करेगी लाइन, और एक बारी आंसर आने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे। देखो सबसे पहले रो से स्टार्ट करेंगे, और जिस रो में सिंगल जीरो होगी उस रो में, जिस रो में सिंगल जीरो होगी, मैं इसको लिखूंगा हिंदी में क्योंकि हर एक चीज मुझे लिखनी है। तीसरा पॉइंट, सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है, सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है, और जिस रो में, ये ट्रिक है दोस्तों, जिस रो में, ये जितना मैं लिखवा रहा हूं ना ये आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा। मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 5 क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना आपको, 5 क्वेश्चन में मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। थोड़ा भरोसा रखिए, मुझे शुरुआत में अच्छे से पढ़ा दीजिए, इसके बाद आपको ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने लिखवाई ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5वें क्वेश्चन में आपको ऐसा याद होगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले रो से स्टार्ट, रो से स्टार्ट करना, सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है, और जिस रो में सिंगल जीरो हो, जिस रो में सिंगल जीरो हो उस रो में वर्टिकल लाइन करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जिस रो में सिंगल जीरो होगी उस रो में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब मैंने क्या बोला, सबसे पहले रो से स्टार्ट करो और जिस रो में सिंगल जीरो है वो ढूंढो। अगर एक रो में 2 जीरो उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, जिस रो में सिंगल जीरो है वो दो। सर मान लो किसी रो में सिंगल जीरो नहीं हुई तो तब कैसे करेंगे, तब बात की बात बता रहा हूं, अभी एक शुरुआत तो करिए। सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है और जिस रो में सिंगल जीरो होगी वो ढूंढना है, और जब आपको सिंगल जीरो मिल गई तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचनी, वर्टिकल लाइन खींचनी। रो के अंदर कैसी लाइन खींचनी है, वर्टिकल। अगर कॉलम से स्टार्ट करूंगा तो कैसे खींचनी है, हॉरिजॉन्टल, अपोजिट लाइन खींचनी है। रो ऐसे चलता है ना वर्टिकल, ऐसे चलता है ना हॉरिजॉन्टल, तो आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है। सबसे पहले देखो इधर पहली रो में देखो कितनी जीरो है, 1 2 3, इधर नहीं, जिस रो में सिंगल जीरो होगी उस रो में वर्टिकल लाइन खींचनी है। रो के अंदर 1 2 3 4, इसमें सिंगल जीरो है तो इसमें सिंगल जीरो है ना, तो इसको डब्बे बॉक्स बनाइए, और बॉक्स बनाते कैसे लाइन खींचिए, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन खींचिए। और इससे देखो मेरी कितनी जीरो गई, मेरी सारी लाइन की 6 की जीरो चली गई। अब जब ये जीरो चल गई, अब इन सभी जीरो को ट्रीट नहीं करना,
एक बार लाइन कट करने में जितनी जीरो कट गई तो उन जीरो को अब अगले टाइम ट्रीट नहीं करना, शुरू से शुरुआत करेंगे। एक दो, अभी भी इस रो में 2 जीरो है। इस रो में कितनी जीरो है सर? एक थी वो काट दी, अब इसमें रो में कोई जीरो नहीं है, एक जीरो वाला रो ढूंढना है। इस रो में कितनी जीरो है? इसमें 2 जीरो, अभी नहीं चलेगा, वैसे 3 थी, एक कट गई, अब 2 बची, 2 अभी नहीं। इस रो में कितनी जीरो है? 1 और 2। इस रो में 2 जीरो है, इस रो में बिल्कुल जीरो नहीं है, इस रो में बिल्कुल जीरो नहीं है। अब सर अब तो एक जीरो मिली नहीं, आ गया ना वही वाला केस, यहां पर एक रो में भी जीरो। तो अगर आपको किसी रो में एक से ज्यादा जीरो है, एक वाली जीरो नहीं मिल रही, तो आप कॉलम से ट्राई करिए। फोर्थ पॉइंट, मैं हर एक चीज आपको ऐसे बढ़ाऊंगा ना, मैं कसम से आपको जिंदगी में नहीं भूलने दूंगा आपको मैं। जब आप रिवीजन करोगे ना तो मुझे जरूर याद करोगे, सर आपने बहुत अच्छा करा कि ये लिखवा दिया। सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है, और जिस रो में सिंगल जीरो होगी उस रो में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे क्या होगा? कम लाइन में ज्यादा जीरो कट जाएगी। इस लाइन से क्या होगा? इसमें लिख देता हूं, इससे क्या होगा? कम, काम लिख दिया, कम लाइन में ज्यादा जीरो कट जाएगी, कम लाइन में ज्यादा जीरो कट जाएगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन रो, हॉरिजॉन्टल रो में वर्टिकल लाइन इसलिए खींच रहे हैं कि कम लाइन में ज्यादा जीरो कट जाएगी, ये एक ट्रिक है इसके अंदर, ठीक। अच्छा, हर कोई ट्रिक नहीं बताएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, सभी बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब रो, अगर किसी रो में, हिंदी में लिख देते हैं, अगर किसी रो में सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, तो हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे, कॉलम से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी रो में सिंगल जीरो नहीं है देन तो हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे, और सिंगल जीरो ढूंढकर, जीरो, अब मेरे को जगह नहीं बची, सिंगल जीरो ढूंढकर हम कैसी लाइन खींचेंगे? कॉलम कैसे होती है? वर्टिकल। सिंगल जीरो ढूंढकर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इससे क्या होता है? इससे कम लाइन में ज्यादा जीरो कट जाती है, ये एक ट्रिक है बस। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, करो, अब ढूंढो फिर दोबारा, ये लिखना मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। देखो, अब क्योंकि रो में 2 जीरो, सब जगह 2 जीरो दिख रही है, या एक भी नहीं दिख रही, एक वाली जीरो दिख रही है। अब कॉलम से स्टार्ट करो, और कॉलम से स्टार्ट करते हैं हम। देखो कॉलम ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले कॉलम में देखो एक जीरो है, हाँ एक जीरो है, इसको लगाओ बॉक्स, और एक जीरो बॉक्स लगाओ। तो ऐसी लाइन नहीं खींचनी कॉलम में, कॉलम तो ऐसे देखते हैं, कैसे खींचनी है? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन खींचनी है। इसको मैं इस तरीके से लाइन खींचता हूं यहाँ, ठीक। और कैसे लाइन खींचूंगा? वर्टिकल लाइन। मिल गया ना? ठीक है। फिर देखो अगले कॉलम में, इस कॉलम में तो अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इस कॉलम में कोई जीरो है, हाँ है, ये एक जीरो। कैसे लाइन खींचूं? वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये जीरो भी गई, देखो एक जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर आप ऐसे लाइन खींचते ना तो एक ही जीरो कटती। वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं? वर्टिकल लाइन नहीं खींचनी, कॉलम में हॉरिजॉन्टल खींचनी, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक जीरो से 2 निशाने होते हैं, एक तीर से 2 निशाने। ये तो जीरो कट गई, अब इसमें कोई जीरो नहीं है क्योंकि ये कट चुका। इसमें अब कोई जीरो है, हाँ एक जीरो है, क्योंकि 2 थी, एक कट चुकी, एक बची। अब एक बची, इसको बॉक्स लगाओ और वर्टिकल लाइन खींचो। ये कट गई सारी जीरो, आप चेक कर लो कोई जीरो नहीं बची। 1 2 3, एक, ये देखो नहीं कटी, कोई जीरो नहीं बची, सारी जीरो है। सारी जीरो कट जाने के बाद अगला पॉइंट, मैं हिंदी में सब लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पर मुझे जगह नहीं है, पर यहां लिख रहा हूं, वैसे इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। आपको जब मैंने इसे लिखा था, रुक जाओ। सारी जीरो, सारी जीरो कट जाने के बाद, सारी जीरो कट जाने के बाद देखो, सारी जीरो कट जाने के बाद देखेंगे कितनी लाइन में जीरो कटी। कितनी लाइन में जीरो कटी। अगर लाइन, अगर लाइन अगर
लाइन बराबर नहीं है रो और कॉलम के, अगर लाइन बराबर नहीं है रो और कॉलम के, अगर लाइन इक्वल नहीं है रो और इक्वल नहीं, ऐसे लगा दूं, अगर लाइन इक्वल नहीं है रो और कॉलम के तो ये ऑप्टिमल नहीं हुआ, ऑप्टिमल नहीं हुआ। ठीक, 6 पॉइंट। ऑप्टिमल तब होगा, ऑप्टिमल तब माना जाएगा, ऑप्टिमल तब माना जाएगा, ऑप्टिमल तब माना जाएगा जब जितनी लाइन ड्रॉ करी वो रो या फिर कॉलम के बराबर आ जाए, रो या फिर कॉलम के इक्वल आ जाए। रो और कॉलम के इक्वल, और जब तक नहीं आता, और जब तक नहीं आता तब तक करते रहो सेम प्रोसेस, जब तक नहीं आता तब तक करते रहो सेम प्रोसेस। बस देखना जरा सर, यहां पर मैंने कितनी लाइन, देखो ये हिंदी वाला तो कुछ नहीं लिखना, बट जब आप पेपर में लिखोगे ना तो एक लाइन जरूर लिखनी है कि जो लाइन है, लाइन जो हमने ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ इज नॉट इक्वल टू रो या फिर कॉलम के इक्वल नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही? इसके नीचे लिखना आप कि लाइन आपके पास, देयरफॉर लाइन आपके पास है, 4 लाइन ड्रॉ करिए आपने, गिन लो आप, 1 2 3 और 4, 4 लाइन ड्रॉ करिए, 4 लाइन ड्रॉ करी है, और कॉलम आपके पास कितने, कॉलम ये रो कितने, 6, तो ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने अच्छे से ऑप्टिमल नहीं करा, ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो जब तक ये इक्वल ना आए, जितनी लाइन ड्रॉ करोगे, अगर वो लाइन ड्रॉ जो आपने करी है वो अगर रो और कॉलम के इक्वल आ गया तो वहां पर स्टेप खत्म हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो वो स्टेप तब तक करते जाओ, ये प्रोसेस तब तक करते जाओ जब तक ये लाइन ड्रॉ बराबर ना आ जाए रो और कॉलम के इक्वल। जब ये लाइन जितनी आप ड्रॉ करोगे वो रो और कॉलम के इक्वल आ जाएगा, तभी क्या होगा दोस्तों, तभी ये ऑप्टिमम माना जाएगा, तभी ये ऑप्टिमम माना जाएगा, ऑप्टिमेटली माना जाएगा। इसलिए इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोला गया, ऑप्टिमम स्टेप बोला गया इसको। और अब करते जाओ, फिर दोबारा करते जाओ, जब तक ना आए तब तक करते जाओ ये सेम प्रोसेस। सर ऐसे तो हम सर पहले दिमाग में बता देते हैं, हम उतनी ही लाइन ड्रॉ करते जितनी लाइन पे रो और कॉलम बराबर आ जाती। सर कैसे? मैंने कहा देखो, आप एक ऐसी लाइन काट देते, 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 अब ये 2 बचे थे, इसके लिए 2 और लाइन काट देते, हो जाता सर 5 6। तो 6 तो करनी थी, पर मैंने कहा गलत। बच्चा बहुत स्टाइलिश सोचता है, स्टूडेंट बहुत स्टाइलिश तरीके से सोचता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कम से कम लाइन में तभी तो ऑप्टिमम लाना है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कटनी चाहिए, फिर चेक करना, नहीं हुआ और देखना एक टाइम में ऐसा होगा कि वो इतनी कम से कम लाइन खींची और ज्यादा से ज्यादा जीरो कटी, तब भी बराबर आ गया, तब वो होता है ऑप्टिमल। आपके कहने से नहीं होगा कि दोस्तों कि आपने कहा कि चलो 4 6 लाइन करनी थी, 6 कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। प्रोसेस क्या है? कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा डिडक्ट करो, फिर चेक करो कि लाइन बराबर रो और कॉलम के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ऑप्टिमल नहीं, आ गया तो ऑप्टिमल है। तो देखो आएगा भी, करेंगे ना दोबारा प्रोसेस, तब आएगा दोबारा कि लाइन बराबर ऑप्टिमल आ जाएगा। ये समझ में आया? लाइन समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको लिखना है, ये वाला, ये आप पॉइंट लिखेंगे पेपर के अंदर, लाइन इज ड्रॉ इज नॉट इक्वल टू कॉलम और रो, देन वी हैव टू डू अनदर ऑपरेशन, सेम प्रोसेस नेक्स्ट टाइम। तो हमें नेक्स्ट टाइम में सेम प्रोसेस करना पड़ेगा इस चीज को, और जब तक बराबर है तब तक करते जाओ। यही बड़े होते हैं क्वेश्चन पर सिंपल होते हैं। आओ सर दूसरा प्रोसेस सेम तरीके से करते हैं। आओ तो हम दोबारा टेबल बनानी पड़ेगी, और ये टेबल में अब कोई नाम नहीं होगा, ठीक है? अब टेबल सीधे सिंपल टेबल बनानी पड़ेगी। या हम ऐसे लिख सकते हो आप इसके अंदर, ऐसा करते हैं, इनको हम ना टेबल का नाम दे देते हैं, है ना? जितनी टेबल हमने ड्रॉ करी उन टेबल का नाम दे देते हैं। जैसे इसको बोल देते हैं टेबल नंबर 1, टेबल 1। इससे क्या होगा, एक नाम आ जाएंगे सब टेबल का। जैसे इसको हम बोल देते हैं टेबल नंबर 2, ठीक है? आप टेबल का नाम दे दीजिएगा टेबल 2, ठीक है? ये टेबल 2। अब ये होगी टेबल नंबर 3। अब इसका चौथी वाली टेबल का कोई नाम नहीं है तो टेबल 4 हो गया उसका नाम, ठीक है? इसलिए टेबल का नाम दे दिया टेबल नंबर 4। अब टेबल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान देना। सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो ये चीजें मैं लिखवा रहा हूं जो आपको बड़ी बड़ी लग रही है, ये इतनी बड़ी है नहीं। जब आप 2 क्वेश्चन करेंगे, भरोसा रखिए 2 क्वेश्चन के बाद आप तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन अपने आप करने लगेंगे। समझिए कोशिश, ठीक है। तो अब बस आप ध्यान दे दीजिए क्या है टेबल नंबर 4 में क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेबल का, मैं थोड़ी जगह बनाऊंगा, जगह देकर, क्योंकि मुझे हिंदी में भी लिखना है। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, मशीन 6, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 और जॉब 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो। सबसे पहले जो जो एलिमेंट रो और ऑपरेशन में नहीं कटे उसमें मिनिमम ढूंढो। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे ये एलिमेंट क्या है जो जिनमें कट नहीं लगा। सबसे पहले क्या करेंगे, रो ऑपरेशन में सबसे पहले उन एलिमेंट में मिनिमम ढूंढेंगे, उन एलिमेंट में मिनिमम ढूंढना, हम ढूंढेंगे जिस एलिमेंट में कट नहीं लगा, जिस एलिमेंट में कट नहीं लगा। क्या बोला मैंने? सबसे पहले उस एलिमेंट में मिनिमम ढूंढना जिस एलिमेंट में कट नहीं लगा। आओ जरा देखना, देखना इन सभी एलिमेंट में, इनमें नहीं, इन्हें कट लग चुके हैं, ये एलिमेंट में क्या होता है, कट लग चुके हैं, ठीक है। इन सभी एलिमेंट में कट नहीं लगा, लगा है इन सभी एलिमेंट में। देखो एक ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 एलिमेंट है जिसमें कट नहीं लगे। इनमें मिनिमम ढूंढो। तो बताओ इनमें मिनिमम क्या है, ये वाला पार्ट है। तो मैंने कहा इसमें जो मिनिमम है मेरा 1 है, तो मैं इसको साइड में यहां ले देता हूं। मिनिमम क्या है मेरा, मिनिमम मुझे मिला 1, ठीक। अब जो मिनिमम मिला, अब जो मिनिमम मिला, अब जो मिनिमम मिला उस मिनिमम को, उस मिनिमम वैल्यू को नॉन कट आइटम, नॉन कट एलिमेंट लिख रहा हूं, उसका मतलब जिसमें कट नहीं लगा, नॉन कट एलिमेंट से माइनस कर दो, नॉन कट एलिमेंट से माइनस कर दो। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा इस टेबल नंबर 4 पे। सबसे पहले जिस एलिमेंट में कट नहीं लगा उसमें मिनिमम ढूंढो, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको नॉन कट आइटम से माइनस करते हुए चलो। चलो आओ करते हैं पहला स्टेप। तो 1 हमारा मिनिमम था, 4 में से 1 गए तो 3 है ना, 3, ये आपके पास आ गया 5, 3 5 4 2 और 4, 3 5 4 2 4, ये आ गया 3 5 4 2 और 4। इन आइटम में मिनिमम है। अब M3 M4 में सब में कटा है, M5 पे नहीं है, देखो M5 में नहीं है किसी में भी, बस एंड में है। तो ये हो गया 2 0 2 0 6 1 3 2 0 6 1 और 3, ठीक है जी। 2 0 6 2 0 6 2 0 6 1 और 3, ऐसी 6 5 9 9 0, 6 5 9 9 0, 6 5 9 9 0। सबसे पहला स्टेप तो हमारा टेबल नंबर 4 पे ये था कि जो नॉन कट एलिमेंट है उनको, जो नॉन कट एलिमेंट है उनमें से 1 ढूंढो, उसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढो, और उस मिनिमम वैल्यू को उस नॉन कट सारे एलिमेंट से माइनस करते हुए चलो। ठीक है सर, मैंने कहा कि सबसे मुझे इन नॉन कट एलिमेंट्स में, नॉन कट एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू मिली 1, और जो वैल्यू मुझे मिनिमम वैल्यू 1 मिली उसमें सभी को नॉन कट एलिमेंट को माइनस कर दो। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है, अब उसी मिनिमम वैल्यू को, उसी मिनिमम वैल्यू को, अब उसी मिनिमम वैल्यू को इंटरसेक्शन लाइन वाले एलिमेंट में, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट वाली, इंटरसेक्शन मत लिखो, इंटरसेक्ट लिखो, इंटरसेक्ट वाली लाइन, इंटरसेक्ट वाली लाइन
इंटरसेक्ट लाइन वाले एलिमेंट को, इंटरसेक्ट लाइन वाले एलिमेंट में ऐड कर दो, इंटरसेक्ट लाइन वाले एलिमेंट में ऐड कर दो। जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस वाले एलिमेंट में वही मिनिमम वैल्यू ऐड कर दो। अब उसी मिनिमम वैल्यू को इंटरसेक्ट लाइन वाले एलिमेंट में ऐड कर दो। अब मुझे बताओ कहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये वाले मैं बताऊंगा, एक तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देखो कर रही है ना, और दूसरी ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन। इन एलिमेंट्स में और देख लो कहीं पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं। जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे, उस एलिमेंट में वो मिनिमम वैल्यू ऐड कर दो। आओ सर कहां है, एक तो जीरो है, जीरो में वन जोड़ देंगे वन आ जाएगा, ऐसी जीरो में इस जीरो में वन जोड़ेंगे वन आ जाएगा, इस जीरो में वन जोड़ेंगे वन आएंगे, क्योंकि यही तीन इंटरसेक्ट लाइन है। यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है दोस्तों, तो वन, इसका एक छोड़ के वन और वन। आ जाओ सर, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो इधर वन आएगा, इधर छोड़ देंगे, इधर वन आएगा और इधर वन आएगा। ठीक, क्लियर है। क्या करा, नॉन कट एलिमेंट में से जो नॉन कट एलिमेंट है उसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढो, और उस मिनिमम वैल्यू को कहां माइनस करना और कहां ऐड करना है, माइनस करना है वही नॉन कट एलिमेंट में, और ऐड करना है जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे वाले एलिमेंट में, और कहीं नहीं करना है। अब क्या बचे, अब वो एलिमेंट बच गए जो नॉन कट एलिमेंट है और इंटरसेक्ट वाले एलिमेंट नहीं है। मतलब कौन सा एलिमेंट बच गए, जो सिर्फ कट एलिमेंट है, ना तो उसमें कोई इंटरसेक्शन लग रहा है और ना ही नॉन कट है। तो नॉन कट एलिमेंट का काम हो गया, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है दो एलिमेंट दो लाइन का, वो उस एलिमेंट का काम हो चुका है। अब जो रिमेनिंग बच गए, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए उसको एज इट इज उतार दो। क्या बोला मैंने, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए, तीसरा पॉइंट, अब जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बच गए, रिमेनिंग एलिमेंट बच गए, उसको एज इट इज उतार दो। उसमें कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज उतार दो। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले नॉन कट एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू ढूंढो, उस नॉन कट एलिमेंट में मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो, और जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए वहां पर उस मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अब ये जो सारे आपके पास बच गए हैं इनको एज इट इज उतार दीजिए। बताओ सर, 07041, ठीक है, 07041, 07041 ये हो चुका है। 24300, 24300, 20502, 20502, और ये 20300 थे। ये बन गई आपको फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जो प्रोसेस ऊपर करा था टेबल 3 में, वो प्रोसेस करो। अब जो प्रोसेस टेबल 3 में किया था वो स्टार्ट करिए। मतलब लाइन को काटेंगे, ठीक है, किस तरीके से काटेंगे वो सारा प्रोसेस जो टेबल 3 में करा था, अब वो स्टार्ट कर दो, फिर दोबारा लाइन काटना चालू करो। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, बड़ा है, हाँ बड़ा है। मैं आपको कह रहा हूं ना, फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने दो मेरे को, उसके बाद देखना। आप ऐसे स्पीड में करोगे ना जैसे वो एग्जाम में। क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस अपनाओ। पहले रो वाइज देखो कहां पर एक जीरो है, यहां पर एक जीरो है, जहां पर एक जीरो है उसको हॉरिजॉन्टल डिडक्ट करो, गई। फिर अगला देखो, फिर दोबारा से चालू करो, यहां 2 जीरो है, यहां एक भी नहीं है, यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो है, यहां 1 जीरो है। कैसे काटेंगे, ऐसे या ऐसे सर, ऐसे रो वाइज नहीं काटेंगे, कॉलम वाइज काटेंगे। दोबारा चेक करो, यहां पर 2 जीरो है, यहां पर एक भी नहीं है, यहां पर 2 जीरो है और यहां पर 1 जीरो है। ठीक, दोबारा चेक करते हैं, यहां पर 2 जीरो है, यहां पर एक भी नहीं है, यहां पर 1 जीरो है। अब दोबारा चेक करो, यहां पर 2 है, यहां पर एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, इस रो पे एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब जब ये खत्म हो जाए तो अब कॉलम वाइज करो, तो यहां पर कितनी जीरो है, 1 जीरो, 1 जीरो है। और कैसे डिडक्ट करेंगे, ऐसे। लाइनें गिनो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, 4 से तो आगे बढ़ गए 5। अभी एक और बार करना पड़ेगा आपको, सेम प्रोसेस। अब मैं वो प्रोसेस नहीं लिखूंगा, अब मैं वो प्रोसेस नहीं लिखूंगा, लिखवा दिया मैंने।
टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 3 का सेम प्रोसेस दोबारा करो जब तक, क्योंकि यहां पर अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि लाइन ड्रॉ इज नॉट इक्वल टू रो और कॉलम, रो और कॉलम के इक्वल नहीं है। लाइन ड्रॉ कितनी करी हमने 5 और कॉलम कितने हैं 6, तो अब इक्वल नहीं है, नो ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया, कब आएगा? करने का तरीका समझ में आ गया ना? बस सेम प्रोसेस दोबारा करो टेबल नंबर 5 पे। सर ये तो मजाक हो गया सर, ये इतना खतरनाक है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। समझ सारा आ रहा है, आपको डर लग रहा है कि बड़ा है, बस ये ऐसा मत बोलो समझ नहीं आ रहा, समझ आपको सब आ रहा है, बस आपको क्या कर रहा है, डर लग रहा है कि इतना सारा प्रोसेस कैसे याद रखूं। सब याद होगा, अब मेरे को बता रहा हूं ना, मेरे को 5 क्वेश्चन करान तो दो, फिर देखना आप। सेम प्रोसेस जो टेबल 5 में किया था, सॉरी टेबल 4 में किया था, वो करो। वो दोबारा करें, सेम प्रोसेस जो टेबल 4 में किया था वो दोबारा करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि 6 बराबर 6 ना हो जाए। आओ सर दोबारा, अब मुझे वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब जल्दी हो जाएगा मेरा काम। मशीन 1, मशीन 2, 3, 4, 5 और 6, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6। कैसे करते हैं? जो नॉन कट एलिमेंट है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढो। अब तो आ रहा है ना याद? ठीक है, नॉन कट एलिमेंट में ये देखो, ये है नॉन कट है, ये 2 लाइन है सिर्फ नॉन कट, बाकी सब कट वाली एलिमेंट है, तो उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 है, तो इधर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 2। यहां मैं ले देता हूं मिनिमम, इसको साइड में ले देखो, मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 है, जिससे आपको याद रखे मिनिमम वैल्यू 2 है। अब इस मिनिमम वैल्यू से क्या करेंगे? इस मिनिमम वैल्यू से करेंगे कि जो नॉन कट एलिमेंट है उसमें माइनस कर देंगे, और जहां पर इंटरसेक्शन लग रहा है 2 लाइन का वहां ऐड कर देंगे बस, और बाकी एज इट इज उतार देंगे। अब इतना सारा प्रोसेस जो लिखवाया था वो ऐसे याद हो गया। ठीक, आओ सर जल्दी से करो। नॉन कट एलिमेंट क्या है? ये 2 लाइन नॉन कट, इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू को, यह आएगा क्या? 1 0 0 0 4, 1 0 0 0 4। कभी कभी गलती कर देते हैं, एक यहां से चालू कर देते हैं, जहां पर वो है नॉन कट वहीं लिखना है। अब इस वाले में जॉब 3 में और मशीन 2 से यह आ जाएगा 2 1 3, 2 1 3, पहले तरह लिख देते हैं 2 1 3। अब क्या बचा? 6 और 5, 9 बचा था ना, तो 6 का कितना हो गया? 2 माइनस हो गए 4, और 9 का 2 माइनस कितना हो गया? 7। 4 और 7, 4 और 7। अब क्या करेंगे? ये हो गया कि नॉन कट एलिमेंट में जो मिनिमम वैल्यू उसमें माइनस कर दिया, अब जहां पर इंटरसेक्शन लग रहा है वहां ऐड कर देंगे। 2 लाइन का इंटरसेक्शन, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है और यहां लग रहा है, इन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो 7 में 2 ऐड करा 9, तो J2 में 9 है। इसके बाद J4 में 4 2 6, 3 और 3 है ना, 2 ऐड करा 3, 2 ऐड करा 3, तो 6 3 3, ये आ गया 6 3 3, और बाकी सबको ऐसी चीज डाल दो। क्या है? 0 0 0 0, 5 4 0 0 5, 5 4 0 0 5, 4 3 5 6 9, ओहो नहीं नहीं नहीं, 2 0 0 1 9, 2 0 0 1 9। इसके बाद ये भी लाइन कटी हुई थी, चार 0 2 3 0, 4 0 2 3 0। कितना आया सर? क्या देखना है मुझे? ये वाला हैंग कर रहा है लैपटॉप। 0 2 3 0, 4 0 3 0, 4 0 2 3 0। इसके बाद 0 1 1 0 0, 0 1 1 0 0। टेबल नंबर 5 जो मैंने बनाई, इसमें टेबल प्रोसेस 4 तो लगा दिया,
अब सारा वही सेम प्रोसीजर कि एक एक वो ढूंढो। सबसे पहली लाइन में पहली रो में 2 जीरो है, छोड़ दो। दूसरी रो में 1 जीरो है, तो 1 जीरो इसको डब्बा बनाकर वर्टिकली काट दो। दोबारा से देखो 2 जीरो नहीं, छोड़ दो। एक भी नहीं, छोड़ दो। 2 3 जीरो, छोड़ दो। इधर कितनी जीरो है? इधर भी आपके पास 3 जीरो है, छोड़ दो। इधर कितनी है? 2 जीरो, छोड़ दो। इधर कितनी है? 1 जीरो है, इसको वर्टिकली डिडक्ट कर लो। इधर 1 जीरो है ना, तो वर्टिकली काट दो। दोबारा से 2 जीरो, छोड़ दो। एक भी नहीं, 2 छोड़ दो। 3 है, छोड़ दो। 2 है, छोड़ दो। सब छोड़ दो। अब कॉलम वाइज आओ, तो यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा जीरो है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर आपके पास 2 जीरो, इसको छोड़ दो। जहां पर 1 है, तो 1 यहाँ पर है, तो कॉलम में कैसे डिडक्ट होगा? ऐसे। दोबारा चेक करो, यहाँ पर 3 जीरो है, अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 जीरो है, अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 जीरो है, अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक। अब इसके बाद अब आप वापसी कहां पर आए? अब आप वापसी उसमें आओ, रो में। अब चेक करो, रो के अंदर देखो, अब यहाँ पर सब 2 2 हो गया, कॉलम भी, रो भी। रो में दोबारा एक बार चेक कर लेंगे क्यों एक लाइन कटी है। इधर एक भी नहीं, इधर 2 जीरो है, इधर आपके पास 2 जीरो है, इधर आपके पास 2 जीरो है। ठीक है, इधर आपके पास 3 जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो। अब जब ऐसा केस आए जहां पर 1 जीरो ना मिले रो और कॉलम में, तब अपनी मर्जी से काट दो लाइन। कैसे? जहां पर सबसे ज्यादा जीरो है तो मैं ऐसे लाइन कर देंगे, एक सबसे ज्यादा जीरो, एक और सबसे ज्यादा जीरो, एक। कट गई। वहां पर ऐसा हो कि आपके पास रो और कॉलम में सेम प्रोसीजर हो रहा है, 1 जीरो मिल ही नहीं रहा ना रो पे ना कॉलम में, तो अपने हिसाब से जहां ज्यादा जीरो देखिए वहां काट दो। चाहे आप रो ऐसे काट दो, चाहे आप ऐसे काट दो, तब भी 3 लाइन यानी कैसे भी कर लो। चाहे आप ऐसे काट लो, मैं दोबारा दिखा देता हूं एक बार। ये 3 लाइन खींची थी ना मैंने, अब ऐसे ना काट के ऐसे काट दो, तो एक लाइन ये खींचेगी, एक लाइन ये खींचेगी, एक लाइन ये खींचेगी, 3 कटेगी। एक लाइन ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, ऐसे लो, बात एक ही है। आप जैसे मर्जी काट लो, आपको 3 जीरो खत्म करनी, और तो कोई तरीका नहीं है। आप ऐसे खींच लोगे तो एक लाइन ऐसे डिडक्ट कर लोगे, एक लाइन ऐसे डिडक्ट कर लोगे, और एक लाइन ऐसे डिडक्ट कर लोगे। अब बता दो कोई जीरो बची? या तो ऐसे खींच लो तब भी 3 लाइन, ऐसे खींच लो तब भी 3 लाइन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर बिल्कुल ऑप्टिमम आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। पर दोस्तों इसमें भी आपको ना एक सही तरीका देखो। अब क्या होता है, कभी कभी ये सिचुएशन सेम आ रही है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप वर्टिकल ड्रॉ कर लो या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, सिचुएशन सेम आ रही है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वर्टिकल ड्रॉ करने में 3 लाइन खींच रही है और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने में 5 लाइन खींच रही है, या 4 लाइन खींचने पे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने पे, तब यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ सकती है। तो दोस्तों इसलिए कभी भी जब हम करते हैं तो एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ डब्बा लगाओ तो ऐसे खींचो, तो इसको भी उस तरीके से कर लेते हैं। वैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तब भी आपकी इतनी ही लाइन आनी है। बट एक सही तरीका जो है वो ये है कि आप वही प्रोसीजर अपनाओ जो प्रोसीजर आपके पास। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि आपको सारी जीरो काटनी है, तो आप इसको कॉलम वाइज काट लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काट लो या ऐसे काट लो, 3 लाइन बननी है, चाहे ऐसे काट लो जैसे काट लो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कॉलम वाइज काट रहे हो तो 3 लाइन बनेगी, और अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल काट रहे हो तो 4 लाइन बन सकते, तो वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है। वही स्टूडेंट कहता है सर क्या करूंगा। तो यहां पर मैं इसको कह रहा हूं कि आप हमेशा एक तरीका फॉलो करो जो मैं करवा रहा हूं। मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं जो आपको सबसे ज्यादा सही लगेगा और सबसे बेस्ट तरीका होगा कि एक बारी में आपका सोल्यूशन आए। सबसे पहले आप कहते हैं यहाँ पर हम डायगोनल अप्रोच लगाते हैं। डायगोनल अप्रोच क्या होती है? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो है। ये सभी जीरो को डिडक्ट करना है, हमें सभी जीरो को काटनी है। सबसे पहले जो पहली आपके पास है ना रो, उसके अंदर आप क्या करो, उस पहली 2 रो में देखो कि आपके पास ये एक ये ले लो, आप लिया आपने, ठीक। एक सेलेक्ट कर लो कुछ भी, पहली रो के अंदर पहली कॉलम के अंदर कुछ भी एक सेलेक्ट कर लो, चाहे आप ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो। अब जब ये कर लोगे तो उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल एक ये जाएगा, एक ऐसा होगा ना डायगोनल। डायगोनल कैसे होते हैं भाई? डायगोनल मतलब एक एरो है तो डायगोनल अपोजिट होते हैं ना, इसको यहाँ का डायगोनल यहाँ होगा, यहाँ का डायगोनल यहाँ होगा, तो इसका डायगोनल क्या होगा? ये होगा, और इसका डायगोनल क्या होगा? ये होगा, है ना। इसका डायगोनल ये है और इसका डायगोनल ये है, ठीक। और इसका डायगोनल या तो ये हो सकता है ना, या तो इसका डायगोनल ये हो सकता है और ये हो सकता है। हमें वो नहीं देखना जिसपे जीरो है, वो देखना जिसपे जीरो है। हमें वो नहीं देखना जिसपे जीरो नहीं है, हमें क्या देखना डायगोनल में? वो देखना जिसपे जीरो है। तो पहले तो आप पहली कॉलम के अंदर कोई भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर लो, ऐसे ही। उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप उसका डायगोनल देखो, ये एक डायगोनल हो सकता है, ये एक डायगोनल हो सकता है। इस वाले पे तो डायगोनल पे जीरो है नहीं, जिस पे है उसको एक सेलेक्ट कर लो, जिस पे है उसको एक सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना, जिसको है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब इस वाली रो में एक सिलेक्शन हो गया, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा ना, ऐसे इस वाली रो में सेलेक्ट हो गया, ऐसे इस वाली रो में सेलेक्ट हो गया। अब बची ये, अब बची ये वाली ऊपर वाली रो। दोबारा समझिए क्या बोलने के जा रहा हूं मैं। पहले कॉलम में कोई भी एक
कोई भी लगा लो, चाहे इस पे लगा लो, चाहे इस पे लगा लो, चाहे इस पे लगा लो, तीनों सिखाऊंगा, अभी तीनों सिखाऊंगा, पहले एक से सीख लेते हैं। ये सेलेक्ट करा आपने, इस सेलेक्ट करने के इसके डायगोनल देखो, डायगोनल कहाँ, डायगोनल वहां देखना जहां पर 0, ये इसका डायगोनल है, या ये इसका डायगोनल है, या ए इसका डायगोनल, या ए इसका डायगोनल, या ए इसका डायगोनल, ऐसे हो, कोट अपोजिट होता है डायगोनल। तो यहां पर इसका डायगोनल जहां पर 0 यहां बन रहा है, तो इस वाली रो में एक डब्बा बन गया, इस वाली रो में एक डब्बा बन गया। तो अब दूसरा डब्बा यहां नहीं लगाना, क्योंकि एक रो में 2 डब्बे नहीं हो सकते। देखो ये एक डब्बा अलग है, इस रो पे एक डब्बा है, ये इस कॉलम पे, एक कॉलम और एक रो में एक ही बॉक्स हो सकता है। तो अगर आपने इधर लगा दिया तो इधर बॉक्स लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक, एक प्रोसीजर है। अगर इधर आपने बॉक्स लगा दिया 0 पे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2 बॉक्स बन गए एक इसमें, इधर लगा दिया तब भी गलत, इधर लगा दिया तब भी गलत। बचा क्या, इस वाली रो में अगर आप इधर लगाते हो तो गलत है, क्योंकि इस वाले कॉलम में 2 डब्बे बन गए। तो आपको ऐसी जगह लगाना है एक बॉक्स, जब आप 2 जगह खींच दोगे, क्लिक कर दोगे, पहले क्या करना है आपको, पहले एक रो में कोई भी एक डब्बा सेलेक्ट करना है, उसमें इसके डायगोनल में 0 लगाना है। या तो आप इधर लगा लो या इधर लगा लो, इधर है नहीं, इधर लगा दिया। अब इन दोनों रो तो भर गई, या तो इस वाली रो पे होगा, अब इस वाली में 2 0 है, या तो यहां लगा सकते हो डब्बा या यहां लगा सकते हो, यहां लगाओगे तो 2 डब्बे हो जाएंगे, इसलिए यहां पे लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे बॉक्स बन गए, बॉक्स बन गए। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, या तो आप ऐसे कर दो, या आप ऐसे कर दो, और या आप ऐसे कर दो, या ऐसे कर दो, जैसे मर्जी करना वैसे कर लो। इस तरीके से बॉक्स बनाना कंपलसरी है दोस्तों, बॉक्स बनाना कंपलसरी है। आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आंसर आपका ढूंढ नहीं पाओगे आप। अब मान लेते हैं कि आपने ये नहीं करा, मान लेते हैं पहले बॉक्स में आपने, इसको हम कहते हैं डायगोनल अप्रोच। क्या कहते हैं इसको हम, डायगोनल अप्रोच। यहां पर मैं लिख देता हूं, हम क्या यूज करें, जब, पहले मैं लिख देता हूं, जब रो और कॉलम में, जब रो और कॉलम में एक 0 ना बचे, एक 0 ना मिले, तो डायगोनल अप्रोच लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं दोस्तों, डायगोनल अप्रोच लगाते हैं। जब रो और कॉलम में एक भी 0 ना मिले तो हम क्या लगाते हैं दोस्त, डायगोनल अप्रोच लगाते हैं। ठीक, अब वो डायगोनल अप्रोच कैसी होती है, आप पहले रो में से, पहले कॉलम में से डायगोनल सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब इसका क्या हो सकता है, एक तो ये इसका डायगोनल हो सकता है, बिल्कुल टेढ़ा, सामने नहीं होता डायगोनल, डायगोनल ऐसे होता है, या ये इसका डायगोनल ये हो सकता है। अब इसका डायगोनल ये हो गया, तो अगर आपने इस पर बॉक्स लगा दिया, अगर आपने इस पर बॉक्स लगा दिया, तो ना आप यहां लगा पाओगे, ना आप यहां लगा पाओगे, ना आप यहां लगा पाओगे, ना यहां आप लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने इस पे बॉक्स लगा दिया, तो मेरी बात को ध्यान समझना, प्रॉब्लम समझो, एक रो और कॉलम को मिलाकर सिर्फ एक ही बॉक्स लगना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले डायगोनल ये सेलेक्ट करा, मैंने पहले ये सेलेक्ट करा 0, इस 0 के डायगोनल देखे, डायगोनल देखा या तो ये या तो ये बन रहा है। अगर मैं यहां बॉक्स लगा देता हूं तो फिर मैं यहां बॉक्स नहीं लगा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां बॉक्स लगा दे तो 2 हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। मैं यहां वाले बॉक्स पे नहीं लगा सकता, अगर यहां लगा दे फिर 2 हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। मैं यहां पर भी नहीं लगा सकता, यहां 2 हो जाएंगे फिर गलत हो जाएगा, यहां भी लगा सकता, यहां 2 हो जाएंगे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे फिर इतने 0 छूट जाएंगे, मैं क्या करूं, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप इस पे, इस वाले पे डायगोनल नहीं लगा सकते। पता चला कैसे, क्यों नहीं मैं इस पे डायगोनल लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने इस वाले पे डायगोनल, इस वाले डायगोनल पे बॉक्स लगा दिया तो समझ लेना कि मैं अब और जी जगह बॉक्स नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 बॉक्स तो एटलीस्ट लगाने हैं, क्योंकि तभी लाइन, अगर मैं इस पे लगा दिया, ठीक है, तो इस बॉक्स से ये कट जाएगा, इस बॉक्स से ये कट जाएगा, तो ये रह जाएंगे, और एक बॉक्स एक रो और कॉलम में होना चाहिए। तो अब मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, इस पे नहीं लगाऊंगा, ये समझ में आ गया। अगर मैं इस पे लगाता हूं तो इस पे लगाता हूं तो मैं इस वाले रो पे बिल्कुल नहीं लगा पाऊंगा, इस वाले कॉलम पे बिल्कुल नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि एक बॉक्स में एक रो और कॉलम में चलता है। इस वाले पे लगा रखा है, इस पे नहीं लगा सकता, इस पे लगा सकता, इस पे लगा सकता हूं। देख लो आप, इस वाले रो पे कोई भी बॉक्स नहीं है, समझ में आया, चलो ये समझ में आ गया, कैसे करना समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अब मैंने मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट दोनों दिखा दिया, अगर मैं ये सेलेक्ट करता तो इसका डायगोनल या तो ये होता या ये होता, ठीक है, ये इसमें है नहीं, इस बीच में सामने डायगोनल नहीं होता, डायगोनल मतलब अपोजिट, टेढ़ा, तो या ये 0 बची, यहां पे लगाओगे। तो ये सी है कि आप ऐसा बॉक्स ढूंढो जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, सीधा ही आपको डायगोनल मिल जाए। तो ये एक चीज है कि यहां पर हमने लगाया, ये डायगोनल मिल गया, इस वाली लाइन पे आ गया, इस वाली लाइन पे नहीं लगा सकते, इस वाली रो पे आ चुका है, इस वाली पे नहीं लगा सकता, अब यही बचा, क्योंकि यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर है, और यही बचा। तो इस तरीके से आपका चलेगा काम। समझ में आया डायगोनल अप्रोच, समझ में आ गया सर। तो ये मैंने कहा, तो क्या एक बार और दोबारा करें, बीच वाले का दोबारा करते हैं। तो मैंने कहा देखो, अगर आपने बीच में लगाया है बॉक्स, अगर आपने बॉक्स बीच में लगाया है तो इसके डायगोनल या तो ये होगा या ये होगा। तो एक ही डायगोनल, जब
एक डायगोनल, जब दो डायगोनल पे जीरो आ जाता है तब भी दिक्कत आती है। अब ऐसा जीरो सेलेक्ट करो पहले जहां पर एक डायगोनल, जहां पर जो डायगोनल सेलेक्ट करे वहां पर एक ही जीरो मिले। इस वाले में और इस वाले में ऐसा केस है जहां पर एक ही मिले, तो आपको आसानी रहेगी क्योंकि इसका डायगोनल ये होगा, तो यहां पर एक जीरो लगा दोगे तो इस वाले में होगा जीरो, इस वाले में हो गया, अब ये बचा क्योंकि इस लाइन पे कोई भी जीरो डब्बा नहीं है। तो इस तरीके से अब आप ड्रॉ कर दो, जैसा मन कर आपको, आपने ऐसे ड्रॉ करना ऐसा कर दो, क्योंकि मुझे बॉक्स चाहिए थे। बॉक्स का क्या यूज है आगे जाकर बताऊंगा। हो गए देखो, अब मैंने जैसे ये करा डायगोनल अप्रोच लगाई, अब मैंने देखा कि मेरे लाइन जो ड्रॉ हुए हैं वो इक्वल है रो और कॉलम के। लाइन जो ड्रॉ करी है वो इक्वल है क्योंकि 6 लाइन ड्रॉ करी है और 6, तो इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। 1.5 घंटा हो चुका पढ़ाते हुए क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराना है। कोई बात नहीं, आज 2 घंटे भी होने दो, पर ये क्वेश्चन ध्यान से सीखो। ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। अब मिलने के बाद आपको वो सारी प्रोसेस नहीं करना, अब नया प्रोसेस। आओ दोस्तों, एक बार हम स्टेप देख रहे थे। हमने रो ऑपरेशन करा, हमने कॉलम ऑपरेशन करा, हमने ऑप्टिमलिटी करा। ऑप्टिमल क्या, हमने और मैट्रिक्स बनाए, रिपीट करा प्रोसेस को। स्टेप नंबर 5 बोलो, स्टेप नंबर 4 इंप्रूव मैट्रिक्स सेम है ये, ठीक है, कि हम मैट्रिक्स को और इंप्रूव करते गए जब तक रो और कॉलम में नहीं आए। या फिर आप इसको बोलो कि रिपीट स्टेप 3 और स्टेप 4 बार बार करते रहो, क्योंकि पहले ऑप्टिमल में क्या करा, पहले ऑप्टिमल में क्या करा हमने बताओ। पहले हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने वो सेलेक्ट करा कि भाई जितना मिनिमम वैल्यू देखो नॉन कट आइटम को, देखने के बाद फिर हमने याला जो केस करा, याला दूसरा वाला आइटम जहां पर हम क्या करते हैं सेम प्रोसेस को बार बार, याला कि मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दो। क्या करा देखो, पहले सबसे पहले ये हमारी ऑप्टिमम मैट्रिक्स हुई। ऑप्टिमम में क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं ऑप्टिमम मैट्रिक्स के अंदर कि हम जीरो के सेलेक्ट करते हैं, जीरो से लाइन कट करते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ करना हमारा ऑप्टिमम मैट्रिक्स होता है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो नॉन कट आइटम बन जाते हैं उसको हम इंप्रूव मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा टेबल नंबर 4 क्या बन जाती है, इंप्रूव मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी टेबल नंबर 4, इंप्रूव मैट्रिक्स। और ये स्टेप नंबर 4, ये हमारा स्टेप नंबर 4 था इंप्रूव मैट्रिक्स। ऑप्टिमम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मैंने सब लिखवा रखा है। सबसे पहले पूरा कॉलम ऑपरेशन एज इट इज कॉपी कर देंगे, उसके बाद जीरो को कट करने की लाइन ड्रॉ करेंगे, और कैसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको समझ में आ गया है। उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो नॉन कट एलिमेंट बच गए उसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे, उसमें माइनस करेंगे और इंटरसेक्ट आइटम को ऐड करेंगे। ये चीज कहां आती है, इंप्रूव मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स को इंप्रूव करने के बाद अगर अभी भी आपका लाइन ड्रॉ रो कॉलम के बराबर ना आए तो फिर आप सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। ये है सेम प्रोसेस, रिपीटेड प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड प्रोसेस। टेबल नंबर 5 को क्या नाम दिया, रिपीटेड प्रोसेस। टेबल नंबर 5 को क्या नाम दिया दोस्तों, रिपीटेड प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस दोबारा करा हमने, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 का प्रोसेस दोबारा करा हमने। ठीक, और अब लास्ट में जो हमारा स्टेप है वो क्या है, गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन कब देंगे, क्योंकि हमारे पास बराबर आ गया है, इसलिए हम रिपीटेड प्रोसेस में ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे। आओ सर एक कॉल टेबल नंबर बनाएंगे, टेबल नंबर 5 शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। शोइंग ऑप्टिमल खत्म होने वाला है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन की टेबल बनाएंगे, वही सेम, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, मशीन 6। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6। इस वाले में क्या करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमारा ऊपर वाली है, ये वाला जो है स्टेप नंबर रिपीटेड प्रोसेस को सेम उतार देंगे। यहां लिख दो नीचे, पूरा रिपीटेड प्रोसेस को सेम एज इट इज उतार दो, कॉपी कर दो, जैसा है वैसा कॉपी कर दो आप, सेम सेम एज इट इज। ठीक है, सब पहले पूरा रिपीटेड प्रोसेस को सेम एज इट इज कॉपी कर दो। ये वो कर दो, करने के बाद पहले मैं कॉपी करता हूं, उसके बाद बताना है क्या करना है। तो ये देखो 0 1 0 0 0 4, क्या गया 0 1 0 0 0 4। इसके बाद 0 5 4 0 0 5 4 0 0 5, 0 5 4 0 0 5। इसके बाद दोस्तों क्या है, 0 2 1 3 4 7, 0 2 1 3 4 7, 0 2 1 3 4 7। ठीक है, 6 2 0 0 1 9, 6 2
0019 620019 340230 340230। इसके बाद 301100 301100। जब आप पूरा रिपीटेड प्रोसेस एज इट इज कॉपी कर देंगे, कर दो, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन बॉक्स बनाओ, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बॉक्स बनाए जो रिपीटेड प्रोसेस में है। जो रिपीटेड प्रोसेस में किया, यानी रिपीटेड प्रोसेस में है। सर वो बॉक्स जो हमने बनाए, जो हमने देखा कि भाई हमारे लिए ऑप्टिमम है, कौन कौन से है? एक तो J3 में है आपके पास, यहां आपके पास एक बॉक्स है, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। दूसरा एक आपके पास J4 M3 J4 में है, M3 J4 यहां पर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बॉक्स बोलते हैं उसको। ये J6 में है, M2 J6 में है। और उसके बाद यहां पर M4 J1 में है, M4 J1 में है। इसके बाद M5 J2 में है, M5 J2 में है। 1 2 3 4 5 एक और रह गया बॉक्स। और यहां पर है M6 J5 में, M6 J5 में। ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन बॉक्स हो गए जहां पर आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। ठीक, इसको करने के बाद अब आप एक फॉर्मेट बनाएंगे और ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन होगा। यहां पर आप लिखेंगे मैन, यहां पर आप लिखेंगे जॉब, यहां पर लिखेंगे टाइम, वो भी आवर्स में। और जो बॉक्स है ना दोस्तों, वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने कहा था ना बॉक्स बनाना जरूरी। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते ना तो ये नहीं होता। इसलिए जो डायगोनल अप्रोच है ना वो जरूर अपनानी है आपको हर केस के अंदर, अगर आपके पास होगा। देखो यहां मेरे मैन कितने हैं? मैन 1 2 3 4 और जॉब 1 2 3 4। सुनो, मेरा मैन पहले तो ऐसे लिख दो, मैन 1 2 3 4 5 और 6। मैन को आप एज इट इज उतार दो कि कितने मैन थे हमारे पास? 6 मैन थे। अब ये क्या बताता है? ये बॉक्स हमें बताता है कि मैन 1 को जॉब 3 का काम दो जिससे कॉस्ट कम आएगी। ये बताता है, ये बॉक्स क्या बताता है कि मैन 1 को कौन सा काम दूंगा? जॉब 3 वाला काम दो। मैन 1 को कौन सा काम दो? जॉब 3 का काम दो। उससे हमारी कॉस्ट क्या होगी दोस्तों? कम से कम आएगी। मैन 3 को कौन सा काम दो? जॉब 3 का। ठीक, आगे समझ में आया? ये ऑप्टिमल बॉक्स क्या है? ये बताते हैं कि किस जॉब को किस मैन को देना चाहिए, ये बॉक्स बताते हैं। मैन 2 को कौन सा काम देंगे? जॉब 6 वाला काम देंगे। ठीक है, मैन 2 को कौन सा काम देंगे? जॉब 6 वाला काम देंगे। मैन 3 को कौन सा काम देंगे? जॉब 4 वाला काम देंगे। मैन 3 कौन सा काम करेगा? जॉब 4। मैन 4 कौन सा काम करेगा? जॉब 1। मैन 4 जो है जॉब 1 का काम करेगा। मैन 5 क्या करेगा? जॉब 2 काम करेगा। मैन 5 जॉब 2 का काम करेगा। और मैन 6 क्या करेगा? जॉब 5 का काम करेगा। मैन 6 जॉब 5 करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि किस मैन को कौन सी जॉब देनी चाहिए जिससे हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट कम आए। मतलब बताता हूं, किस जॉब को किस मैन को देना है, ये बताता है। ये भी लिखना है आपको, ऑप्टिमल। ये बताता है ऑप्टिमल बॉक्स। ऑप्टिमल बॉक्स क्या बताएगा कि आपको किस मैन को कौन सा काम देना चाहिए जिससे कॉस्ट कम आए। जिससे कॉस्ट कम आए, ये भी लिख लो भाई, होने वाला क्वेश्चन, जिससे कॉस्ट कम आए, जिससे कॉस्ट कम आए। क्लियर? आओ जरा देखो। अब मैन 1 को कौन सा काम देंगे? जॉब 3 का। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो ये टाइम कितना लगेगा, इसके लिए आपको मेन टेबल देखनी पड़ेगी, मेन मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी। ये टाइम किस में लगेगा? मैट्रिक्स मतलब टेबल एक तरीके की। तो कौन सा कितना टाइम लगेगा? देखो यहां देखना पड़ेगा। ये हमारी मेन टेबल, इसमें देखना पड़ेगा। ये बताया था ना हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, यहां देखना पड़ेगा आपको। इस वजह से इधर से देखना पड़ेगा कि कौन सा मैन। अच्छा बताओ, मैं बॉक्स लगाऊंगा यहां पर। मैन 1 को जॉब 3 का देंगे। मैन 1 जॉब 3, ये वाला।
इसको लगते हैं 2 घंटे, सबसे कम टाइम लगेगा 2 आवर। मैन 2 को जॉब 6, मैन 2 को जॉब 6, इसको लगेगा 1 घंटे, 1 घंटा। मैन 3 को क्या था, मैन 3 को जॉब 4, मैन 3 को जॉब 4, ये रहा 3 घंटे। मैन 4 को जॉब 1, मैन 4 को जॉब 1, 4 घंटे। मैन 5 को जॉब 2, मैन 5 को जॉब 2, 3 घंटे। और मैन 6 को जॉब 5, मैन 6 को जॉब 5, 9 घंटे। तो ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है। इससे ज्यादा टाइम में ये काम करवा ही नहीं सकते आप। ये बताता है हमें, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद बताएगा कि 2 + 1 + 3 + 4 + 3 + 9, मतलब 22 घंटे तो लगेंगे 6 जॉब को करवाने के लिए। इससे कम टाइम निकाल ही नहीं सकता कोई, इससे कम टाइम पॉसिबल ही नहीं है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बताता है आपको। यह है आपका मेन आंसर कि आपको 22 घंटे लगेंगे भाई 6 काम को 6 जनों से करवाने के लिए। इससे कम टाइम हो ही नहीं सकता, कुछ भी लगा लो आप। ये है आपके पास सोल्यूशन एक्चुअल। इसको 22 घंटे को क्या बोलेंगे, इस 22 घंटे को हम नाम देंगे मिनिमम टोटल ऑपरेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम टोटल ऑपरेशन टाइम। और जो मैं मेथड करा रहा हूं ये मेथड सिंपल मेथड है। बुक का मेथड फॉलो मत करो, बुक का सिर्फ आंसर मैच करना कि यही आंसर आ रहा है क्या, बस मेथड मेरा यूज करना। तो दोस्तों अब आप उतार लेना, है ना। आधा घंटा अब आपको उतारने में और लगेगा। अगर आप 700 उतारे तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर जो जिस वे में मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज हिंदी में करवाई है, हिंदी में, इसका बेनिफिट आपको पता है कब मिलेगा, जब आप रिवीजन करो। अभी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कह रहे हो क्या करा दिया, हिंदी में भी करा जा रहा है, इसे तो याद है मेरे को। बेनिफिट मिलेगा जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, जब आप रिवीजन करोगे, तब आपको ये सारी कहानी जब पढ़ोगे ना, अब वो एक एक चीज एग्जैक्ट पता चल जाएगी। और दैट्स दी क्लास, ये हमारी क्लास है आज की। अगली क्लास के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आगे जितने क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई करके लाए, ठीक है, ट्राई करके लाओ, जितने हो सकते उतने करिए, प्रैक्टिस करिए। अपने आप से जितना करोगे उतना आएगा। देखो मैंने करा दिया, अब मैं और कराऊंगा प्रैक्टिस, मुझे आएगा। आप जितना करोगे आपको आएगा, ठीक है। चलो तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 हम अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं वो हिंदी में लिखूंगा, अब मैं सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा सीधे सीधी, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुल आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।